Hello students, good morning. हेलो। हर्ष सर, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ बेटा, लेट्स सी. We have studied in last class about the thermodynamics, and today we will study about the equilibrium. That is the very important and one very tricky chapter. और यहाँ से क्वेश्चन जो है इट इज़ वेरी डिसाइडिंग फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम. तो आज मैं हालांकि इक्विलिब्रियम काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बट मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि हमारे आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर टू यू. तो मैं कुछ पॉइंट्स उठा के पहले कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं, फिर मेरे क्वेश्चन है मेरे पास कुछ, वो हम डिस्कस करेंगे. देखो, एक बेटा सबसे इस एक्चुअल जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम एक्चुअली दो पार्ट में स्टडी करते हो आप. एक पार्ट होता है केमिकल, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और एक पार्ट होता है जिसमें केसी वगैरह कैलकुलेट करते हो, केपी. और सेकंड वन इज द आयनिक. इसमें जो होता है क्वेश्चन एक यहाँ से और यहाँ से एटलीस्ट टू क्वेश्चंस का तो प्रोबेबिलिटी रहता ही है. तो आयनिक के क्वेश्चंस थोड़े होते हैं, थोड़ा ट्रिकी, उसमें कुछ हम बातें सीखेंगे. तो इसमें जब भी आप एक्सप्रेशन बनाओगे तो आप एक के बनाते हो बेटा, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सबसे पहले हमें यही समझना होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, बिकॉज it can be stuck with the other k. That k you have already been studied इन केमिकल काइनेटिक्स. ये भी के से रिप्रेजेंट होता है, ये भी के से रिप्रेजेंट होता है. सबसे पहले आपको यू मेक श्योर टू क्लियर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू के. फर्स्ट के इज द के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिस वन, एंड दिस इज द रेट कांस्टेंट. के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट. बोथ आर द डिफरेंट थिंग. रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रेट कांस्टेंट. यू नो, इन रेट कांस्टेंट वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन. सपोज रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका रेट स्टडी करना होता है. इट मीन्स रेट कांस्टेंट हो गया. बट इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्पेशली इज रिलेटेड विद द रिवर्सिबल रिएक्शन. तो इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होता है उससे एक लिमिट तक प्रोडक्ट बनता है, इससे एक्स्ट्रा जितना रिएक्टेंट आता है वो वापस प्रोडक्ट बनाता है. तो इस टाइप से इस रिएक्शन में तो दो रेट बनेंगे, दो रिएक्शंस हो रही हैं. जैसे हम इसको साइमल्टेनियसली इफ वी स्टडीड this reaction, then it is carried out simultaneously, forward to backward and backward to forward. तो आपका रेट कांस्टेंट भी दो बनेंगे बेटा. एक रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ बनेगा तो आप बोलोगे के एफ, और एक आपका बैकवर्ड की तरफ बनेगा तो आप बोलोगे के बी. इट मीन्स ये के एफ और के बी जो लिखा मैंने, इट इज द रेट कांस्टेंट. इट इज द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, and this one kb is the rate constant but for backward reaction. Now if we want to relate with the rate constant with the equilibrium constant, then what will be the equilibrium constant of this reaction? Equilibrium constant of this reaction is the ratio of these two constants, because this is the constant value for a particular reaction and these are also constants. So okay, equilibrium constant is the ratio of rate constant of forward reaction to rate constant of backward reaction. Rate constant of forward reaction to rate constant of backward reaction, kf upon kb. तो एक्चुअल डेफिनेशन जो रेट कांस्टेंट का है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट kf अपॉन kb है. तो यू नो, ये जो कांस्टेंट है k की वैल्यू पर आते हैं, वापस अपने इस चैप्टर पर आते हैं इक्विलिब्रियम वाले पर. जो k का वैल्यू है, इस पर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम मैं स्टडी करने जा रहा हूं. इसका जो बेटा टेम्परेचर होता है, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर पर डिपेंड करते ही है. कोई भी कांस्टेंट होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. तो व्हाट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यहां पर बात आती है. व्हाट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? यू नो, इन केमिकल काइनेटिक्स यू कैन सी द रेट कांस्टेंट आल्सो डिपेंड अपॉन. ये जो के हैं ये भी दो ही चीजों पे डिपेंड करते हैं. एक डिपेंड करते हैं ये भी बिकॉज कांस्टेंट है. तो अगर केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग कांस्टेंट आ जाए, विच फैक्टर अफेक्ट द रेट कांस्टेंट, देन यू कैन गिव one is the temperature, second is the activation energy or catalyst. Activation energy, it means catalyst.
किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग? आरएनएस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। के इज इक्वल टू ए अपॉन आर टी। दो चैप्टर को मैं कंबाइन कर रहा हूं। ये जो के है ये बेटा रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट जो डिपेंड करता है एक्टिवेशन और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट जो होते हैं, चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, आइदर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक आइदर रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट कांस्टेंट जो होंगे वो ऑलवेज इंक्रीज होंगे। ये वाले के जो होंगे, के एफ या के बी या के बी बोल दूं, ये ऑलवेज इंक्रीज होंगे। रिएक्शन आइदर एक्सोथर्मिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइदर एक्सोथर्मिक, काफी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इस पॉइंट में। के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। के जो है अगर रेट कांस्टेंट वाला के है, केमिकल काइनेटिक्स वाला के है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे देन देयर विल बी डेफिनेटली इंक्रीज इन द rate constant, in the rate of reaction, either reaction is exothermic or endothermic, does matter, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है, दूसरा पॉइंट ये वाला एक्टिवेशन, एक ये टेम्परेचर वाला हो गया और एक आपका एक्टिवेशन हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी जब भी डिक्रीज होगा तो के इंक्रीज होगा। तो कैटलिस्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, what is the effect of catalyst? Catalyst always affect only the activation energy, it decrease the activation energy of reaction। reaction का activation energy को वो decrease करता है, इसलिए rate increase हो जाता है। अब बात आती है इन दोनों का रेशियो ही जो है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड नाउ व्हाट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? अब इस पॉइंट पर आते हैं हम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो बेटा अब आपको देखना पड़ेगा ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर का इफेक्ट तो इसके इफेक्ट से आएगा। अब फॉरवर्ड रिएक्शन पे भी टेम्परेचर बढ़ेगा, बैकवर्ड रिएक्शन पे भी टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ेगा, फॉरवर्ड का भी के बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे, लेकिन दोनों में जो डोमिनेंट फैक्टर आएगा वो के इक्विलिब्रियम को डिसाइड करेगा। इसलिए अगर आप टेम्परेचर, इफ यू वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देन यू नीड टू सी द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, आइदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। कहने का मतलब रेट कांस्टेंट करते हो तो आप एक्सो और एंडो देखने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करते हो तो ये जो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करते हो डी log के अपॉन डी टी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच अपॉन आर टी स्के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट ये होता है डी नेचुरल लॉग के। डायरेक्ट इक्वेशन भी आ सकता है बेटा, आपका क्वेश्चन आ सकता है डी log के, यहां पर के इट स्टैंड फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डी log के अपॉन डी टी डिफरेंशिएशन की इक्वेशन है, मैथमेटिक्स का इक्वेशन है, ये टेम्परेचर के साथ रिलेशन है। अगर इसको सोल्व करोगे आप तो log के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी प्लस सी आएगा। अगर ये नेचुरल लॉग हटाना चाहते हो तो नेचुरल लॉग हटा दो। जब आप नेचुरल लॉग हटाना चाहते हो तो ये log के आ जाएगा, log के इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर टी अपॉन कोई भी कांस्टेंट सी डैश। तो ये इफेक्ट जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है टेम्परेचर का। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट आ रहा है, यू नीड टू सी द साइन ऑफ द डेल्टा जी। अब आपको डेल्टा एच, ये डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, इट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन जो होती है टू टाइप की होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। नाउ यू नीड टू सी द रिएक्शन इज आइदर द एक्सोथर्मिक और द एंडोथर्मिक। जब टेम्परेचर का इफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ देते हो तब आपको एक्सोथर्मिसिटी या एंडोथर्मिसिटी देखनी पड़ती है। कैसे देखोगे? अब इसका मतलब ये रिएक्शन का इफेक्ट दो टाइप से हो गया। इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सपोज आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच का साइन देखो क्या आ जाएगा, एक्सो का मतलब नेगेटिव होता है तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा तो ऊपर वाली इक्वेशन में जो वैल्यू पुट करोगे आप, जब ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो log के माइनस, और ये माइनस डेल्टा एच में वैल्यू रख दी आपने, सपोज वैल्यू पुट करोगे 2.303 आर टी प्लस सी डैश। तो ये इक्वेशन टोटल क्या हो जाएगा, log के इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है ये पॉजिटिव में हो जाएगी, डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t प्लस सी डैश। तो ये इक्वेशन देखो, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका स्लोप हो गया y इज इक्वल टू एम, ये 1/t x हो गया प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इट मीन्स अब आप इक्वेशन बनाओगे तो log k की वैल्यू पर आप टेम्परेचर का इफेक्ट देखो, हेयर k इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
log k की वैल्यू पर अब आपका इफेक्ट आया 1/t का, तो क्या हो रहा है, देखो स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो ऐसे आया जा रहा है। तो अब इस चीज को जरा स्टडी करना बेटा, हो सकता है डायरेक्ट ये ग्राफ ही पूछ ले आपसे। अब स्टडी करना, इधर इधर जरा सोचो इसको, ग्राफ को, इधर से इधर जा रहे हो तो 1/t इंक्रीज हो रहा है, 1/t इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब टी तो डिक्रीज हो रहा है ना, इधर जाओगे तो टी डिक्रीज हो रहा है, टी डिक्रीज हो रहा है और के बढ़ रहा है। या ऐसे सोचो, अगर मैं इधर से इधर जाऊंगा तो 1/t डिक्रीज होगा, 1/t डिक्रीज होगा, इधर से इधर आ रहा हूं 1/t डिक्रीज हो रहा है, इधर से इधर 1/t डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब टी क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर टी इंक्रीज हो रहा है और इधर से इधर आ रहा हूं तो के डिक्रीज। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने पर के का वैल्यू रेट कांस्टेंट के वैल्यू डिक्रीज होते हैं, रेट कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है वो कम हो जाता है एक्सोथर्मिक में। दूसरा ये बोल सकते हो आप कि के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो के फॉरवर्ड भी होगा और के बैकवर्ड भी होगा। अब मैं टेम्परेचर जब बढ़ाऊंगा तो के बढ़ेगा, जो के बढ़ रहा है, सपोज के बढ़ा, लेकिन के बी भी तो बढ़ा, लेकिन के बी लार्ज बढ़ेगा, लार्ज इंक्रीज, पीछे की साइड में लार्ज इंक्रीज हो जाएगा। जब बैक साइड में लार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो रेशियो तो टोटल कम हो गया ना, तो के की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो दोनों चीजों से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप जब टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हो तो के को ध्यान से देखना कि केमिकल काइनेटिक्स वाला कोई भी के होगा रेट कांस्टेंट होगा, मतलब रेट कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर के साथ आइदर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, आपका रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा। बट if you want to see the equilibrium constant, then on increasing the temperature, if reaction is exothermic, then on increasing temperature k will be overall decrease, क्योंकि ये भी बढ़ा ये भी बढ़ा, नीचे वाली चीज ज्यादा बढ़ गई तो ओवरऑल के जो हुआ है वो डिक्रीज हो गया। और इसी टाइप से आप ग्राफ दूसरे का भी बना सकते हो, दूसरे का देख सकते हो, सिमिलर यूज करना, सिमिलर ट्रेंड यूज करना। अगर आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक है, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, जब भी आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा तो एंडोथर्मिक में आपके पास ये जो log k की वैल्यू है ये माइनस में ही रह जाएगी, माइनस अंदर प्लस है डेल्टा एच अपॉन 2.303 RT प्लस सी डैश, तो ये माइनस में आ गया। तो अब की बार ग्राफ ऐसे आएगा, देखो log k और 1/t, तो ग्राफ कैसा गया आपकी बार, डाउन गया। तो ऐसे लग रहा है, देखो इधर से इधर जा रहे हो तो 1/t इंक्रीज हो रहा है तो टी तो डिक्रीज हो रहा है, तो के भी डिक्रीज हो रहा है। इधर से इधर सोचोगे तो टी इंक्रीज हो रहा है, के भी इंक्रीज हो रहा है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से के इंक्रीज होता है। अगर आप केमिकल काइनेटिक्स के साथ अटैच करके देखना चाहते हो तो के इक्विलिब्रियम के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। भाई टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो के भी इंक्रीज होगा, लेकिन फॉरवर्ड ज्यादा होगा बैकवर्ड कम होगा, ज्यादा होगा तो रेशो भी ज्यादा आ जाएगा। तो यहां भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये बेटा आपका एक टेम्परेचर का इफेक्ट है, जिस पर अभी मैं प्रॉब्लम भी अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो काफी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम आती है जिसमें कई बार केमिकल काइनेटिक्स और आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों को वो कंबाइन कर देता है। दूसरी बात देखो, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ये क्वेश्चन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इक्विलिब्रियम में, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, अगर आपके पास रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट की बात आ जाए कि ये रेट कांस्टेंट वाला के आ जाए तो ए अपॉन आर टी, तो यहां तो एक्टिवेशन एनर्जी आ रही है इस के को डिफाइन करने के लिए। तब आप कहते हो कि अगर आप कैटलिस्ट डालते हो तो कैटलिस्ट क्या कर देता है, डिक्रीज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जैसे ही कम हो जाएगी, ये माइनस में है, कम होगी तो माइनस माइनस प्लस के इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन के क्या है, ये रेट कांस्टेंट। बट नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब बात सपोज अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की करती हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो के इक्विलिब्रियम है। अब के इक्विलिब्रियम जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करती, नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। फिर कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम में रोल क्या होता है, तो एक्चुअल में इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होती है रेट से प्रोडक्ट बना रहे हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, एक फॉरवर्ड होता है एक बैकवर्ड होता है।
तो कैटलिस्ट क्या करेगा कि रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, सिर्फ इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट। नो इफेक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट ऑफ पोजीशन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जितना फॉरवर्ड इंक्रीज कर देगा उतना बैकवर्ड भी इंक्रीज कर देगा। तो करेगा क्या? सिर्फ इट इज ओनली हेल्पफुल, इट इज ओनली हेल्पफुल टू रैपिड, ये आंसर देना, रैपिड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ध्यान देना बेटा, कैटलिस्ट का भी इफेक्ट आ जाए। अगर केमिकल काइनेटिक्स में आता है तो केमिकल काइनेटिक्स में यू कैन से दैट कि जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है, डेल्टा एच को अफेक्ट नहीं करता है। इक्विलिब्रियम में डेल्टा एच यूज होता है, इसके के में एक्टिवेशन एनर्जी यूज होता है। उस के में भी आपने देखा था, ये जो आपने देखा log के माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर टी प्लस सी, तो यहाँ डेल्टा एच होता है। तो कैटलिस्ट कभी भी डेल्टा एच को अफेक्ट नहीं करता है। एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करता है, वो तो रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है वो। और दूसरी बात इसलिए क्या है कि इक्विलिब्रियम में कैटलिस्ट का रोल आ जाए तो आप बोलोगे नो इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सिर्फ क्या करेगा, पोजीशन क्यों नहीं इफेक्ट करेगा? क्योंकि जितना फॉरवर्ड को चेंज करेगा उतना बैकवर्ड भी चेंज कर लेगा। तो पोजीशन जहां इक्विलिब्रियम की है पहले वही बाद में रहेगी। इट इज ओनली हेल्पफुल टू रैपिड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। Make sure the difference between the effect of temperature on equilibrium constant and rate constant and role of the catalyst in chemical kinetics and जो आपका ये थर्मोडायनेमिक्स मतलब इक्विलिब्रियम। तो एक पॉइंट ये होता है जो मतलब जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा, कई बार एक ये वर्ड है जो पूछ लिया जाता है, ये वर्ड एक्टिव मासेस। जब भी आपको इक्वेशन करते हो इक्विलिब्रियम की, एक्टिव मासेस, एक बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस का मतलब जो होता है वो कंसंट्रेशन या मोलेरिटी ही है, चाहे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की मोलेरिटी है, मोलेरिटी। बट इसका रोल होता है, प्ले रोल इन इक्विलिब्रियम। इसलिए मोलेरिटी मतलब जिसकी वो मोलेरिटी जो चेंज हो रही है, प्ले रोल इन इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्शन में प्ले रोल कर रही है, और रिएक्शन में वो रोल करता है जिसमें चेंज आता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये एक्टिव मास जो है मोलेरिटी ही है, लेकिन वो मोलेरिटी है जो चेंज हुई है ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसलिए जब कभी भी आप कोई एक्सेस में, किसी भी रिएक्शन में कोई एक्सेस में ले लेते हो आप, जैसे एक्सेस में, या जैसे सॉल्वेंट एज सॉल्वेंट, या कोई सॉलिड ले लेते हो, तो हम कहते हैं उनकी कंसंट्रेशन में ड्यूरिंग द रिएक्शन चेंज नेग्लिजिबल होता है। इसलिए जब भी सॉल्वेंट या सॉलिड लो तो इनका एक्टिव मासेस, क्वेश्चन देखते ही लगा देना आंसर, एक्टिव मासेस यूनिट लगाना कि चेंज नहीं हुआ है उसमें, आपने एक्टिव मासेस यूनिट आंसर 1 देना है। लेकिन अगर कोई हमारे पास क्या है कि गैसेज है या लिक्विड है, लेकिन सॉल्वेंट नहीं है लिक्विड, और लिक्विड जो है एज ए रिएक्टेंट है, तो आप एक्टिव मासेस निकालोगे। एक्टिव मासेस कैसे निकालोगे? जैसे मोलरिटी निकालते हो, सपोज किसी भी स्पीसीज का जैसे मोलरिटी निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम निकाल देना आप। जैसे काफी पॉपुलर एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल लिया हमने भाई कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट सो इक्विलिब्रियम, इट इज द सॉलिड, it is converted and attain equilibrium with calcium oxide solid plus जो आपका है CO2 गैस। इसमें अगर इसका और इसका जब भी कुछ भी कंसंट्रेशन दे रखा हो, कह दिया आपने 100 ग्राम ले लिया, 100 ग्राम में से सपोज 10 ग्राम चला गया इसका, जो भी गया इधर से x ग्राम चला गया, इसका x ग्राम बन गया या x मोल बन गए, ये x अपॉन 100 चला गया कैल्शियम ऑक्साइड में, 14 और 16 ये आ गया, ये आपका 40 56 इतना चला गया, इसके मोल जितने आगे x ग्राम गया है, तो जो भी मोल इसका है ये आ गया। तो अब एक्टिव मैसेज पूछ लेगा, अगर इनका कोई भी एक्टिव मैसेज पूछे तो देखो ये सॉलिड है बेटा, इसलिए आंसर यूनिट देना है इनका आंसर देना है 1, ऑप्शन में 1 चेक कर लेना। जब सॉलिड या सॉल्वेंट देखते हो तो एक्टिव मैसेज 1 दे देंगे। हाँ CO2 का है तो जो अमाउंट दे रखी है, जो भी अमाउंट दे रखा है उससे आप कैलकुलेट करके और आंसर निकालोगे, N/V निकालोगे, मोलरिटी वाला, मोल पर लीटर वाला यूनिट आ जाएगा।
तो अगर कोई सॉल्वेंट होता है लिक्विड और या कभी भी सॉलिड होता है तो उसको एक्टिव मास यूनिट लेना है। अगर कोई गैस होता है या सपोज लिक्विड होता है लेकिन वो लिक्विड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, अब इनमें क्या फर्क होता है कि लिक्विड पार्टिसिपेट कर रहा है और नहीं कर रहा है। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल लिया आपको, मैंने कह दिया कि भाई एसिटिक एसिड ले लिया CH3CH और CH3CH के अंदर वाटर डाल दिया मैंने, CH3CH में वाटर डाल दिया, तो CH3CH में वाटर डाल दिया तो रिएक्शन क्या होगी, वाटर जो होगा एक्वस है, ये मीडियम का ही तो काम करेगा, ये सोलवेंट का काम करेगा और ये सोलवेंट करेगा एसिटिक एसिड को डिसोल्व कर देगा। तो आंसर क्या होगा मेरा, CH3CO नेगेटिव एक्वस प्लस H पॉजिटिव एक्वस। अब मेरे पास देखो ये भी लिक्विड है बेटा, ये भी लिक्विड है। अब मैं K का एक्सप्रेशन बनाऊंगा जब, तो K के एक्सप्रेशन में इस लिक्विड की कंसंट्रेशन को नोट नहीं करूंगा बिकॉज ये इसका हमें यूनिट लेना है, एक्टिव मास यूनिट लेना है। तो K का एक्सप्रेशन में सिर्फ ये आएगा डिवाइडेड बाई ये आएगा। बहुत सिंपल सी चीज है, ये भी लिक्विड लेकिन ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है इससे, तो ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये सिर्फ उसको डिसोल्व करने का काम कर रहा है वाटर, यहाँ पर सॉल्वेंट का काम कर रहा है। सो इसका हम अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे देन इट विल बी CO नेगेटिव H पॉजिटिव अपॉन CH3CO। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ एक्टिव मास कई बार वर्ड आ जाता है, बच्चे ने सुना नहीं होता तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाता है, और कब एक्टिव मास लेना है नहीं लेना है ये एग्जांपल जरूर देखना। जैसे इसी का एग्जांपल एक और है, जैसे मैंने एस्टर ले लिया CH3COO इसकी वाटर के साथ रिएक्शन ले ली बेटा, ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है आपका, बहुत बार क्वेश्चन आता है। CH3COCH2H5 ले लिया, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, इधर क्या बन गया आपका, इधर बेटा ये बन जाएगा CH3COOH प्लस क्या बन जाएगा आपका C2H5OH। अब if you pay attention then the ethyl acetate is liquid, water is also liquid, acetic acid is liquid, ethyl alcohol is liquid, all are the liquid, and here H2O cannot work as a solvent, it is the part of reaction, it is the reactant, बिकॉज ये रिएक्ट करके अपना पार्टिसिपेशन कर रहा है, अपना H और OH दे रहा है। इट मीन अब K का एक्सप्रेशन लूंगा तो वाटर को भी लेना होगा, एक्टिव मास 1 नहीं लेंगे, यहां पर H2O को आपने नहीं लिया है, देन आप K की यूज करोगे तो K में आपको सबको लेना पड़ेगा। H2O को यूज करना होगा। तो ये जो है एक आपने इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। और एक पॉइंट आता है आपका, ये पॉइंट भी है इजी सा, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बच्चे थोड़ा सा इसमें उलझ जाते हैं, जो ली शेटलियर का प्रिंसिपल है। भाई प्रिंसिपल तो ठीक है, 4 इफेक्ट करते हो आप, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। सर एक बार H2O को बताना, सर यूज में कब लेना है? बेटा H2O को यूज में तब लेना है जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो। जैसे ऊपर वाली रिएक्शन 2 लिखी मैंने, देखो ऊपर मैंने 2 रिएक्शन लिखा है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक मैंने क्या लिया था, एसिटिक एसिड लिया था। देखो एसिटिक एसिड को अगर वाटर में डालोगे तो एसिटिक एसिड में वाटर का रोल क्या होगा, वाटर सिर्फ इसको डिजोल्व ही तो करेगा। प्रोडक्ट देखो क्या बने हैं, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। ये CH3CO नेगेटिव मतलब डिसोशिएट हुआ है ना एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड सिर्फ क्या हुआ है, डिसोशिएट। CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, वाटर ने सिर्फ क्या किया, उसके लिए सॉल्वेंट का काम किया, डिसोल्व किया है सिर्फ उसको। क्लियर? तो इसलिए वाटर जो है खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन इथाइल एसीटेट की वाटर से रिएक्शन कराओगे तो CH3CO नेगेटिव इसका ये पार्ट CH3CO, और इधर से इसका ये पार्ट OC2H5, इधर से वाटर को ऐसे लिख दो H और OH, तो वाटर का OH पार्ट इसके साथ जाएगा CH3COOH, ठीक है। और इधर देखो C2H5OH, H इधर दे दिया। तो वाटर ने अपना रोल किया है, प्ले किया है रोल, रिएक्टेंट की तरह फॉर्म कर रहा है वाटर, या सॉल्वेंट की तरह फॉर्म नहीं कर रहा। जब वाटर कोई भी लिक्विड जब होते हैं, जब एक्सेस में होते हैं तो सॉल्वेंट का काम करते हैं, जब किसी को डिसोल्व कर रहे होते हैं तो सॉल्वेंट का काम करते हैं, से ऊपर किया। लेकिन इस रिएक्शन में उसने नहीं किया काम, इस रिएक्शन में नहीं किया तो ये खुद रिएक्टेंट है, तो अब लिक्विड को आपको पार्टिसिपेशन में लेना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, ली शेटलियर प्रिंसिपल, वैसे तो सिंपल सा प्रिंसिपल है, आपने इतना तैयारी कर रखा है तो ऑलरेडी यू नो कि आप जब भी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट करोगे, वेरी सिंपल, जब भी आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में करते हो तो आप ये कहते हो कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो भी रिएक्शन है, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, जिधर बढ़ाऊंगा वो उसको कम करने के लिए फॉरवर्ड चला जाएगा, अगर इसको कम करूंगा तो मेंटेन करने के लिए वापस आ जाएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट में
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो आगे आ जाएगा, कम करोगे तो पीछे चला जाएगा। बट इसमें ये ध्यान रखना, अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं ये ध्यान रखना, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट वही होना चाहिए ओनली दोज who's present in expression of K. Only those who's present in expression of K. कैसे? तो ये भी एक काफी है छोटा सा पॉइंट, क्योंकि काफी ट्रिकी चैप्टर होता है, काफी कैलकुलेटिव चैप्टर है, एक्चुअली मैथमेटिक्स पर डिपेंड करता है। तो जैसे ये देखो, मान लो मैं कह देता हूं ए गैस है, ए गैस है और बी सपोज सॉलिड है। थ्री सी गैस। अब बेटा इसका एक्सप्रेशन बनाऊंगा तो क्या बनेगा? सपोज मैंने एक एक्सप्रेशन बनाना है, तो मैं लिखूंगा सी की जो इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन है उसका क्यूब, इधर लिखूंगा ए की कंसंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम पर उसका स्क्वायर, लेकिन बी को तो नहीं लिखेंगे ना, बी तो यूनिट आ जाएगा। इसलिए अब क्या है कि मैं अगर ये बोलूं ए की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, तो ए तो ये रहा, ए एक्सप्रेशन में है, तो इसका इफेक्ट आएगा इक्विलिब्रियम पर। ए की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तब रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। बी की कंसंट्रेशन चेंज करूंगा और इक्विलिब्रियम बन गया है, लेकिन बी तो एक्सप्रेशन में है ही नहीं, तो अब इवन चाहे ये रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी भी चेंज करता रहूं, इधर से के पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। के पर तो वैसे इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन के इक्विलिब्रियम भी जो होगा उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे इफेक्ट नहीं आने वाला, के की वैल्यू पे भी कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे इस चेंज के अंदर। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब लेते हो तो सिर्फ उन्हीं का कंसीडर करना है बेटा, ओनली दोज हु प्रेजेंट इन एक्सप्रेशन ऑफ के, जो के एक्सप्रेशन में आते हो। उसमें क्लियर है कि रिएक्टेंट को बढ़ाओगे तो आगे चला जाएगा, प्रोडक्ट को बढ़ाओगे तो पीछे रिएक्शन चली जाएगी। ए को बढ़ाओगे आगे चली जाएगी, सी को बढ़ाओगे पीछे चली जाएगी रिएक्शन। तो ली शटेलियर प्रिंसिपल में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का इफेक्ट लेना है, लेकिन सिर्फ उसका इफेक्ट होता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो एक्सप्रेशन के अंदर होता है। और किसी भी कंसंट्रेशन को चेंज करने पर, किसी भी, ये जो मैं कह रहा हूं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ओनली दोज हु प्रेजेंट इन एक्सप्रेशन ऑफ के अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बट not affect the value of equilibrium constant। दोनों चीजों में डिफरेंस समझ लेना बहुत अच्छे से बेटा। अगर मैं कह दूं इस रिएक्शन में A की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो K की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? तो किसी की भी कंसंट्रेशन का K की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं होता है। K तो कांस्टेंट वैल्यू है। K तो सिर्फ अभी पीछे देख के आए हो आप, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। K जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या रिएक्शन के लिखने के तरीके पे करता है। हाँ, इक्विलिब्रियम की पोजीशन, मतलब इक्विलिब्रियम दोबारा अटेंड होगा अगर एक चीज चेंज करेंगे तो उसकी पोजीशन जरूर पता लगेगी। जब ए की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन फॉरवर्ड चली जाएगी, सी की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे बैक चली जाएगी, बी की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे भी फर्क नहीं पड़ेगा और के की वैल्यू पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक मैं क्वेश्चन लेता हूं यहां पर इसको क्लियर करने के लिए पॉइंट को, कि सपोज मेरे पास रिएक्शन है बेटा A प्लस 2B, इक्विलिब्रियम बना रहे हैं C, 1A प्लस 2B इक्विलिब्रियम C। इसमें मैं ये कह दूं C सॉलिड, मैं ये कहता हूं, देखो क्वेश्चन करते हैं अपने, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B, पहला क्वेश्चन ये, और एक मैंने कह दिया ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ C, इफेक्ट ऑन, दोनों केस के लिए कह रहा हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस पर क्या इफेक्ट आएगा? अगर मैं B की कंसंट्रेशन डबल कर दूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे क्या फर्क आएगा? इसमें क्या दोगे बेटा, आंसर क्या दोगे आप? उसने कह दिया कोई रिएक्शन गिवन है, ये वाली ऊपर वाली,
बी का कंसंट्रेशन डबल कर दिया, इफेक्ट ऑफ ऑन देखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, के इक्विलिब्रियम, इस पर क्या इफेक्ट आएगा बी वाले पे? क्या समझे आप बात ऊपर वाली समझाई, उससे क्या फर्क पता लग रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या आंसर आएगा? रिप्लाई करो बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ऊपर अभी पढ़ा है हमने, यहाँ क्या फर्क आएगा इक्विलिब्रियम पर? कोई भी बच्चा बोल दो। नो इफेक्ट सर। कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना, क्योंकि No किसी effect. क्योंकि No किस effect. वेरी गुड बेटा, क्योंकि किसी भी कंसंट्रेशन को चेंज करने से के पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। लेकिन इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसमें भी इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन मैं इस क्वेश्चन में बोल दूं कि इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अब क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब बताओ बेटा, क्या इसमें इफेक्ट आएगा? Yes. इसमें इफेक्ट आएगा? नो, नो बेटा, नो। बिकॉज कार्बन क्या है, यहाँ सी क्या है, सॉलिड है। Solid. सॉलिड एक्टिव मास है, तो एक्टिव मास का यूनिटी रहेगा कंसंट्रेशन, इसलिए यहाँ कोई इफेक्ट नहीं आएगा और यहाँ आ जाएगा। इवन बेटा इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, अब सपोज मैं कहता हूं कि इक्विलिब्रियम और पोजीशन आ गया। अब मैं कहता हूं कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया, आपने बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो इक्विलिब्रियम तो आगे चला जाएगा। अब इक्विलिब्रियम आगे चला जाएगा तो मैं कह लेता हूं कि कैलकुलेट न्यू कंसंट्रेशन ऑफ बी। निकालनी है आपको, तो कैसे निकालोगे कंसंट्रेशन, न्यू कंसंट्रेशन ऑफ बी? तो आप क्या करोगे, देखो ऊपर वाले कंसेप्ट का यूज करो, आप जो अभी आपने बात पढ़ी है इसका यूज करना है आपको। कैसे यूज करना है? हमारे पास इक्वेशन तो ये है ना बेटा, 1a प्लस 2b इक्विलिब्रियम सी, जिसमें से इसको सॉलिड बताया, इसको मतलब हम गैस लेके सोल्व कर सकते हैं। तो इसका k का एक्सप्रेशन लिखो, k इक्विलिब्रियम। तो k इक्विलिब्रियम क्या आएगा, c का तो लेना नहीं है यूनिट, a की कंसंट्रेशन जितनी भी है होगी और b की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इक्विलिब्रियम पर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। देखो अब मैंने क्या कर दिया, बी की कंसंट्रेशन डबल कर दी। बी की कंसंट्रेशन डबल कर दी तो फिर के तो इफेक्ट नहीं हुआ ना, जितना पहले था उतना ही होगा। अब क्या होगा, क्या एक्सप्रेशन बनेगा, सी यूनिटी है, ए उतना ही था जितना पहले है, लेकिन बी मैंने क्या कर दिया, सपोज डबल कर दिया, तो बी डबल कर दिया तो बी की कंसंट्रेशन डबल लिखूंगा, 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर, या इसकी कंसंट्रेशन आपने डबल कर दी तो 2b, और इसमें कैलकुलेट न्यू कंसंट्रेशन जो आपका आ गया है 2b। तो हम ऐसा लिख देते ना, ए का न्यू कंसंट्रेशन जब इक्विलिब्रियम आ गया, बी का न्यू कंसंट्रेशन। सपोज हम क्या करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन न्यू बी, बी की तो हमें कैलकुलेट तब होगी जब ए की करो ना, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ए निकाल पाएंगे हम। अब क्या, बी का तो इन्फॉर्मेशन दे दिया, अब क्या करोगे, जितना के ये आएगा, क्योंकि के तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा इस रिएक्शन का, कंसंट्रेशन कितनी भी चेंज करता रहूं के चेंज नहीं होंगी, तो के चेंज नहीं होंगे, चेंज होंगी ए और बी की कंसंट्रेशन, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी या बैकवर्ड चली जाएगी। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेट हैं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये, इक्वेशन नंबर सेकंड ये, इक्वेशन नंबर सेकंड ये। तो अब क्या कर सकते हो आप कि ये बोल सकते हो ना कि के तो इक्वल ही है, के जो पहले होगा वही के बराबर बाद में आएगा, लेकिन ये चेंज होगी, ये क्या आ गया है, 1a और b का स्क्वायर इजिकल टू क्या आ गया, 1/a डैश, और b की वैल्यू गिवन है, b डैश कितना दे रखा है उसने, 2b दे रखा है, तो 2b का स्क्वायर रख दिया। लेकिन 2b डाला हो किया था आपने डबल, लेकिन 2b रहेगा नहीं। कैसे नहीं रहेगा, आप कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगा आपके पास, इधर आ जाएगा a डैश और 2b का स्क्वायर इजिकल टू, इधर आ गया a और b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया यहाँ से, ये कितना हो गया, a डैश इंटू 4a, तो a की वैल्यू चाहिए a डैश की, तो जितनी पहले a की वैल्यू होगी उसका 1/4 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन होगी बेटा, ये हमेशा कभी भी सीधा क्वेश्चन शॉर्ट आउट नहीं होगा। तो आपने b का कंसंट्रेशन डबल किया था, तो नए इक्विलिब्रियम पर a डैश का कंसंट्रेशन a/4 आएगा। इससे क्लियर है कि जब भी आप कंसंट्रेशन चेंज करते हो तो k की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता, k की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं रहता है। सिर्फ जो इफेक्ट आता है वो किस पे आता है, k की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं, इफेक्ट आता है अगर k के एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, उनमें चेंजेस आते हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम बोलते हैं आगे या पीछे चला जाता है। तो आपने एक ली शेटेलियर प्रिंसिपल में इसका
ये चीज आपने ध्यान रखना है। बाकी जनरल एक्सप्रेशन जो बनाने हैं वो बनाने ही है। और एक दूसरा पार्ट जो हमारे पास आता है आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट, उस वाले पार्ट में अल्टीमेटली पूरे चैप्टर में आपकी पीएच कैलकुलेशन चलती है। अब वो जितनी आपने प्रैक्टिस की होगी उतना बेटर होगा पीएच कैलकुलेशन के अंदर। जनरली मैं आइडिया दे दूं तो पीएच क्या आएंगे, एक तो आपके स्ट्रॉन्ग के लिए आएंगी। जब भी आपका स्ट्रॉन्ग में क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग साल्ट हो सकते हैं, इन केसेस में आएगी। फिर एक आएंगे आपकी वीक। वीक में क्या हो सकते हैं, वापस वही बात, वीक में एसिड हो सकता है, वीक में बेस हो सकता है, वीक में साल्ट हो सकते हैं, जिसको स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट बोलते हो आप। और हर एक केस में बेटा आपका, आप ध्यान दोगे तो पूरे चैप्टर में अगर ऐसे समराइज कर लिया ना आपने तो चैप्टर बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। ऐसे किसी भी केसेस में स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट जैसे बेरियम सल्फेट ये वगैरह आ जाएंगे। और तीसरा क्या आ जाएगा, साल्ट के साथ कोई वीक एसिड या बेस आ जाएगा। वीक एसिड और वीक बेस प्लस उसके सॉल्ट आ जाएंगे। तो ये पूरा चैप्टर इस केसेस में घूमता है। देखो जब भी कभी, हिंट देता हूं मैं आपको, जब भी कभी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए या स्ट्रॉन्ग साल्ट आ जाए, मतलब इन्हीं एसिड से बना हुआ। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं, HCl। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सपोज लेता हूं NaOH है। स्ट्रॉन्ग साल्ट, तो स्ट्रॉन्ग साल्ट जैसे मैंने ले लिया NaCl। तो इस केसेस में पीएच कैलकुलेट करोगे तो HCl जो आएगा हमेशा 7 से ऊपर आएगा। NaOH जो है इसका ये 7 से नीचे आएगा स्ट्रॉन्ग में, बेस में 7 से ऊपर आएगा, और साल्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमेशा 7 आएगा। और जब भी आपको इसका कैलकुलेशन करना हो, इसमें H पॉजिटिव आयन निकाल लेना या OH नेगेटिव आयन जो भी। H पॉजिटिव आयन, शॉर्टकट में एक बेटा बात बता रहा हूं, H पॉजिटिव आयन जो होता है वो आपका इक्वल टू, डायरेक्ट ले लेना, नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है उसका नॉर्मेलिटी H पॉजिटिव आयन सीधा ले लेना और बाद में पीएच की कैलकुलेशन लगा देना। पीएच इज इक्वल टू लॉग H पॉजिटिव आयन माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन, नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डायरेक्ट H पॉजिटिव आयन के लिए ले लेना, पीएच इज इक्वल टू लगा देना। ऐसे ही OH आ जाए तो OH नॉर्मेलिटी ऑफ, अब ये यहाँ एसिड मतलब OH नेगेटिव लेना है तो बेस लेना, ये लेना है तो एसिड लेना। अगर प्रैक्टिकल वैल्यू इससे नीचे नहीं आ रही है तो प्रैक्टिकल वैल्यू बना लेना इससे नीचे, फिर थ्योरेटिकली क्वेश्चन सोल्व कर लेना। और साल्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो पीएच 7 दे देना। जैसे मैं शेयर करता हूं कुछ एग्जांपल आपसे, वही क्वेश्चन रिपीट होने आपके। सपोज देखो एग्जांपल मैंने आपको दे दिया 0.1 मोलर H2SO4, शॉर्टकट में सोल्व करना है आपने, फटाफट पीएच निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, देखो 0.1 मोलर H2SO4, आप सबसे पहले H पॉजिटिव आयन निकालोगे। H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ दिस एसिड। नॉर्मली उसने क्या दे रखा है, मोलरिटी। फार्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी निकालनी है ना, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलरिटी गिवन है 0.1, H2SO4 का तो नॉर्मेलिटी निकालना है, उससे H पॉजिटिव निकल आएगा। H2SO4 0.1 है तो नॉर्मल कितना होगा, 0.1 इंटू 2, तो H पॉजिटिव आयन आ गया 0.2। अब पीएच निकाल लो, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लोगरिथम ऑफ 0.2 है 2 इंटू 10⁻⁻1, ये 10 - 1 हो गया, माइनस log 2। सोल्व कर लेंगे। वैल्यू कुछ तो दिमाग में ही रख लो, log 2 की एटलीस्ट 0.3, log 3 की एटलीस्ट 0.48, क्योंकि कैलकुलेशन है इस चैप्टर में सारा। log 4 की 0.6, log 5 की 0.7, log 10 की 1। अब यही क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दिया, सपोज मैंने बोल दिया कि 10⁻⁻8 मोलर HCl। अगर बेटा आप ट्रिक से, जो मैंने ट्रिक सिखाया उससे चलोगे, H पॉजिटिव आयन इक्वल टू द नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एन फैक्टर 1 होता है तो नॉर्मेलिटी इतनी आएगी 10⁻⁻8, तो पीएच निकालोगे 8 होगा। तो एसिड के लिए 8 तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना, पीएच तो 8 आ ही नहीं सकता। अगर आप ऐसे निकालोगे H पॉजिटिव 10⁻8, तो इसका मतलब ये इसमें वाटर ऐड करके निकालना होता है। आप सीधा सा आंसर जो 7 से थोड़ा सा नीचे हो, 6.9 वाला, वो लगा देना आप, क्योंकि 8 नहीं आ सकता। अगर कैलकुलेशन करोगे तो पीएच 8 आ रहा होगा, जो नॉट पॉसिबल फॉर एसिड। तो जब भी ऐसा कोई डेटा कैलकुलेशन से आ रहा है, ऑप्शन से ही नजर आ जाएगा, उसमें 7 से थोड़ा सा नीचे कर देना। एसिड है तो एसिड ही रहेगा, वो बेस नहीं बन सकता एसिड कभी भी, तो 7 से थोड़ा नीचे। ऐसा ही सेम बेस के केसेस में कर सकते हो। बेस में OH नेगेटिव निकाल लेना,
अगर बेस होगा तो OH नेगेटिव निकाल के और फिर POH निकाल लेना, वो 14 में से माइनस कर देना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं कि आपके पास जो है ये है 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सपोज ये है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो OH देगा, तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ बेस। नॉर्मेलिटी देखो एन फैक्टर 2 आ रहा है, तो वापस 0.2 आ गया। अब 0.2 आ गया तो यही वैल्यू आ गई ना, POH इज इक्वल टू जो अभी की थी मैंने 1 माइनस log 2 मतलब 0.7 आ गया। तो ये POH 0.7 है, तो pH निकालना है, तो 14 माइनस POH। अब अगर ये वाला केस किसके लिए आ जाए, ये वाला केस सपोज आपका आ जाए, मतलब ऐसा आ जाए कि pH 7 से नीचे दिख रही है, तो बेस के लिए तो 7 से नीचे नहीं हो सकती, तो 7 से थोड़ा सा ऊपर दे देना, जैसे pH 7 से 1 या 2 पॉइंट नीचे दे दो, उसमें 1 या 2 पॉइंट ऊपर दे दो। कैलकुलेशन भी कर सकते हो, लेकिन ट्रिक के फॉर्म में बता रहा हूं, तो आंसर 7.1 के आसपास दे दो। इनमें आपको प्रॉब्लम क्या आने वाली है, थोड़ी सी इंक्रीज कर देगा लेवल, तब प्रॉब्लम आने वाली है। तो कैसे सोल्व करोगे, मान लो मैं कह देता हूं एक एसिड है आपके पास, दूसरा एसिड भी दे दिया, उसने कह दिया ये आपको 0.1 मोलर दे दिया, 100 मिलीलीटर दे दिया, इधर बोल दिया कि भाई 0.2 मोलर दे दिया, मान लो 400 मिलीलीटर दे दिया। अब इन दोनों को कहता है ऐड कर दिया HCl को, तो नेट HCl का जो है आपको pH निकालना है, ऐसे निकालना। तो नेट pH निकालना है, तो हमें तो पता है कि pH टोटल H प्लस आयन कैलकुलेशन होती है, तो आप क्या करोगे, pH इज इक्वल टू, दो तरीके हैं आपके पास बेटा, एक तो क्या है कि ये मोलरिटी दे रखी है, जो नॉर्मेलिटी लोगे वही H प्लस आयन की वो आ जाएगी नॉर्मेलिटी, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो नॉर्मेलिटी एन, फर्स्ट वाले की नॉर्मेलिटी N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम करो, H प्लस आयन निकालना ना, मोलरिटी H प्लस आयन निकालोगे, कोई H बाद में निकालोगे। H प्लस आयन जब भी निकालना हो N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, H प्लस आयन निकाल के उसका नेगेटिव लोगरिथम ले लो, क्योंकि ये क्या आ जाएंगे इससे आपके, देखो अब 0.1 HCl है तो 0.1 ही रहेगा, इंटू 100, तो 0.1 इंटू 100 10, इधर आ गया 10, इधर देखो 100 और 400, नहीं ये 10 क्यों है, ये तो इतना हो गया 0.2 और ये 400 आ रहा है, तो 80 आ गया, 0.2 80 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 100 और 400 500। सोल्व कर लो, pH निकाल लो, नेगेटिव लोग ले लेना। अगर आपको प्रॉब्लम दोनों एसिड की pH देके दे दे, जैसे टू सॉल्यूशन having pH 2 and 3 are mixed in equal volume, जो भी वॉल्यूम दे दिया, कैलकुलेट फाइनल pH। तो H प्लस आयन ही तो निकालना है आपको, H प्लस आयन पहले वाले का अब pH जब भी दे रखी हो, और ये चेक कर लो कि ये pH 2 और 3 है तो बहुत एसिड है, तब यूज होगा ये, या बहुत एसिड होंगे तो H निकल आएगा, बहुत बेस होंगे तो OH नेगेटिव आएगा। तो pH जो होगा उसको लिखोगे 10⁻⁻² वॉल्यूम, pH ऊपर लिख दोगे पावर में, प्लस 10⁻⁻³ वॉल्यूम डिवाइडेड बाई जो वॉल्यूम दे रखा है, ये V1 है ये V2 है, तो डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। H पॉजिटिव आयन निकाल के pH निकाल दोगे, pH वापस वही, मतलब कैलकुलेशन टुकड़ों में करो, ज्यादा इजी रहेगा डायरेक्ट फार्मूले की बजाय, माइनस लोग H पॉजिटिव, जब भी दो pH दे रखी हो तो ऐसे निकाल लोगे। और मैं एक बात और बता दूं, सपोज अब ये आपका लक है कि अगर इक्वल वॉल्यूम जब भी केस दे दिया जाए और दो pH दे दी जाए 2 और 3 एक ही रेंज में, या तो एसिड की रेंज में या बेस की रेंज में, तो आंसर जो आएगा वो 2 और 3 के बीच ही आएगा। अगर एक ही ऑप्शन है तो डायरेक्ट टिक कर दो, अगर ये कैलकुलेट करोगे ना 2 और 3 के बीच में ही आएगा, जैसे दोनों का इक्वल वॉल्यूम है, pH 2 एंड 3 है, तो कैलकुलेट करोगे तो आंसर 2.3 आएगा, तो डायरेक्ट टिक कर सकते हो। बट ये सारे केस कब किस केस के लिए हैं, ये सारे तब हैं जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हो। दूसरा केस मैंने क्या बताया आपको, वीक एसिड होता है या वीक बेस होता है, कोई भी वीक एसिड हो, वीक बेस हो, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट हो, वो बात में बताता हूं अभी। तो जब भी आपके पास वीक एसिड या वीक बेस आ जाए तो वेरी सिंपल बेटा,
आपका कोई भी एसिड होगा, सपोज मैं एक एग्जांपल थोड़ा सा डेरिवेशन की तरफ ले जाऊं, सपोज CH3COH वीक एसिड है, वीक एसिड को पानी में डालोगे तो ये बनाएगा CH3CO नेगेटिव, इसलिए वाटर लिया ही नहीं मैंने, प्लस H पॉजिटिव। अगर इसकी C कंसेंट्रेशन है तो बहुत पढ़ा है आपने, C1-H, CH और CH। आप डायरेक्ट फार्मूलों की तरफ जाओ ही मत बेटा, आपको पीएच का कैलकुलेशन करना है ना, पीएच का कैलकुलेशन करना है तो यू नीड टू कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो यहां से डाल दो आप H पॉजिटिव आयन, क्या क्या फार्मूला यूज कर सकते हो, जैसे H पॉजिटिव आयन CH ले लो, अल्फा ले लो, साल्ट होता है तो H ले लेते हैं, तो अल्फा लेते हो, H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन कितनी आ गई, C अल्फा, ये यूज करो आप, C और अल्फा दे रखा है तो ये यूज करो, H पॉजिटिव आयन निकालो, फिर नेगेटिव लोगरिथम ले लेना। दूसरा क्या ले सकते हो, √K/C, √K/C, बिकॉज आप फार्मूला पढ़ोगे तो Ka सारे इसी से बना है, C अल्फा स्क्वायर आएगा, C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा, अल्फा नेग्लिजिबल कर दें तो C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इजिकल टू क्या आ जाएगा, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ Ka/C अल्फा इंटू अल्फा, तो C अल्फा H पॉजिटिव आयन ही तो है, तो एक फार्मूला ये भी दे सकते हो Ka/अल्फा। अब बेटा इससे ज्यादा क्वेश्चन निकालेगा कहाँ, वो तो या तो C और अल्फा में से पूछेगा, और Ka अगर C अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा ले जाऊंगा, तो अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से देख लो, एक आपका किसकी वैल्यू चाहिए आपको, H पॉजिटिव आयन, तो H पॉजिटिव आयन C अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, C अल्फा का K/C, ये अंदर C जाएंगे तो KC, तो तीन ही फार्मूले हैं, अगला चैप्टर बहुत देर तक इसी पॉइंट पे चलता रहेगा। जिस भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन निकालना है, जैसे कभी भी वीक एसिड आ जाए या वीक बेस आ जाए तो H पॉजिटिव की जगह वो H नेगेटिव आयन ले लेना, अल्फा और C दे रखा है तो C अल्फा से कैलकुलेट कर लो, Ka और C दे रखा है तो K और C से अल्फा कर लो, K और अल्फा दे रखा है, तीन ही तो पॉइंट है, अल्फा K और C, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, यहां से H पॉजिटिव आयन निकाल लो, और आप उसका जो है Ka पता है तो आप नेगेटिव कैलकुलेशन कर लो। सपोज जैसे एग्जांपल, मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूं, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड is dissociated, its Ka is equal to, सपोज मैं इजी कर देता हूं आपको कि वैल्यू ले लेते हैं, कुछ डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया मैंने, Ka इधर दे दिया मैंने, Pka सपोज 4.75 दे दिया, Pka दे दिया आपको 4.75, थोड़ा सा चेंज कर देते क्वेश्चन, कैलकुलेट पीएच, कैलकुलेट पीएच। अब देखो पीएच कैलकुलेट करना है, तो पीएच कैलकुलेट करना है, या तो इससे पूरा फार्मूला डिराइव करके पीएच इज इक्वल टू पी और के और सी की वैल्यू निकालो, या आप ये कर सकते हो कि पी के से अगर के ए निकाल सकते हो, थोड़ी लोग की कैलकुलेशन आएगी, पी के ए से अगर आप के ए निकाल सकते हो तो के ए है आपके पास, सी है, के ए सी रख के एच पॉजिटिव, पीएच निकालो। तो इस केसेस में अगर सीधा के ए होता, मैं के ए दे देता हूँ 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ये होता के ए इंटू 1.8 10⁻⁻5, दोनों बताता हूँ, पी के आ जाए या के ए आ गया 1.8 10⁻⁻5, ये 0.1 है, आपको पीएच निकालना, तो पहले H प्लस आयन निकालो ना, H प्लस आयन में सी अल्फा, सी है अल्फा नहीं है, ओके, के ए सी, सी है के ए है, ओके, यहां से हो गया, यहां से निकाल लो, के ए की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू सी की वैल्यू 0.1, तो 10⁻⁻1 ये भी हो गया, तो H पॉजिटिव आयन अप्रोक्स चलो 10⁻⁻5 और -6, ये अप्रोक्सीमेट 1.8 इंटू 10⁻⁻6, H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, तो H पॉजिटिव 1.82 के आसपास ही तो है, √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 का 1.4 के आसपास, तो 1.23 के आसपास ये आंसर आ जाएगा, 10 - 6 का कितना आ जाएगा 10 - 3, 1.5 इंटू 10⁻³ पीएच ले लिया, तो 3 माइनस लॉग अप्रोक्सीमेट, वापिस वही 1.4 का वैल्यू, तो लॉग 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू ले लोगे, 3 से कम कर लोगे थोड़ा सा आंसर, तो हमारा आंसर आ जाएगा।
अगर ये पी के देता तो इस इक्वेशन को आप पूरे लोग में फिर डेरिवेशन बना के कर लेते, जैसे पूछा भी जाता है भाई पी के की टर्म में क्या होगा। तो सिंपल फार्मूले हैं भाई, हमें ये पता है एच पॉजिटिव आयन क्या आ गया, के ए इंटू सी अंडर रूट का मतलब 1/2 तो आ गया, और पी एच क्या होता है नेगेटिव लोग एच पॉजिटिव आयन, तो उसकी जगह के ए इंटू सी का पावर हाफ ले लो, हाफ कॉमन आ जाएगा, पी एच इज इक्वल टू हाफ, तो क्या आ जाएगा इधर माइनस लोग के ए पी के ए और माइनस हाफ लोग सी। तो यहां से पीएच, अब जब अगर पी के होता तो यहां हाफ लोग सी की वैल्यू रख करके पीएच निकाल लेते। तो अल्टीमेटली आप इस फार्मूले पे जाओ, ये तो प्रैक्टिस है जितनी मर्जी करोगे, आप ये फार्मूले पे जाओ एच पॉजिटिव सी अल्फा अंडर रूट के इंटू सी के अपॉन अल्फा। कब? जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड है। अगर वीक एसिड की बजाय आपके पास वीक बेस है, वीक एसिड की बजाय आपके पास वीक बेस है, वीक बेस है तो ओ एच नेगेटिव आयन ले लोगे, ओ एच नेगेटिव आयन सी अल्फा के ए की जगह, बस देखो एक ही लाइन में बहुत सारे काम कर रहे हैं, सी अल्फा इज इक्वल टू के बी इंटू सी, और तीसरा के बी अपॉन अल्फा, वहां के ए आया था यहाँ के बी आ गया, यहां से कैलकुलेट कर लोगे ओ एच निकाल के फिर पी ओ एच निकाल देना। अगर आपके पास वीक साल्ट आ जाए, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट, इसमें मतलब नॉट, एक केस नहीं लेना इसमें, नॉट साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला साल्ट नहीं लेना, NaCl टाइप वाला नहीं लेना, क्योंकि वहां तो PS7 पढ़ के आए हैं, अभी ऊपर बताया वीक साल्ट में कोई एक वीक जरूर होगा, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो। जब भी आपका वीक एसिड वीक बेस हो तो आपके इसको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस, क्योंकि वाटर में साल्ट को डालोगे तो ये आ जाएगा हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस कोई भी करो, देखो आपके पास 3 केस रहेंगे, जैसे साल्ट ऑफ वीक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, समझना इन चीजों को है ना। वहां पर हम क्या हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट के फार्मूले रटते रहते हैं, उससे कोई फार्मूला नहीं, फायदा नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझो कि अब इसका मतलब ऐसा साल्ट आ गया है, वो हाइड्रोलिसिस अपने आप ही हो गया, जिसमें से कोई एक आधा जरूर वीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो वीक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस जैसे NH4Cl। अब NH4Cl को वाटर में डालोगे तो क्या बनेगा, NH4Cl, स्ट्रॉन्ग वाले की रिएक्शन होती नहीं, HCl स्ट्रॉन्ग वाला हो गया, NH4 वीक वाला हो गया, तो जो वीक वाला पार्ट है वो उठा के रिएक्शन लिख दो, क्या लिखोगे NH4 पॉजिटिव, वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो थ्योरी तो देखो अपने आप ही क्लियर होगी, इवन नोमेरिकल भी हो गया, तो क्या बन गया NH4OH प्लस H पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन एसिडिक है ना, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही तो इफेक्ट देगा, एसिडिक होगा, PS7 से ऊपर आएगी, वही फार्मूला जो पहले किया था, वहां सी अल्फा किया था, यहाँ H पॉजिटिव आयन CH कर देना, वहां पहले सी अल्फा किया था, यहां आप CH कर दोगे, तो फार्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। फार्मूलों में तो दिक्कत आती है बच्चों को याद करने में। अब ये CH आ गया, H जो है जैसे पहले आपने किया कि H प्लस आयन, यहां पर CH आ गया, और H जो यहां पर होगा हेयर जो भी H, तो सारे वही आ जाएंगे, देखो H पॉजिटिव आयन, जहां अल्फा हटा दिया वहां H लगा दो, CH इंटू क्या था वहां KH इंटू सी, ये K इंटू टी सी, तो KH इंटू सी, KH अपॉन अल्फा, अल्फा क्या ले रहे हो H ले रहे हो, तो जो ऊपर वाले फार्मूले सारे वही हैं, बस H जहां अल्फा हटा के सॉल्ट आ जाए तो H लगा देना। इसी को बेटा आप सोल्व करोगे तो बस एक चीज और होती है, जो KH होता है वो होता है KW, और अपॉन जो भी वीक होता है, जैसे वीक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है तो KB आ जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो KH की जगह रख देंगे। ओवरऑल फार्मूला बनाओगे तो 7 से ऊपर जाएगा, ये क्या है, हाँ H पॉजिटिव आयन है, 7 से नीचे जाएगा 7 माइनस हाफ के किसका लिखा जाता है वीक वाले का, माइनस हाफ PKB माइनस हाफ log C। तो यहां से आपको ही पता लग रहा है 7 से pH कम आ जाएगा, फार्मूला सब वो उसी से निकला है। अगर मैं इसी साल्ट को ऐसे बोल देता, यही वाला साल्ट बेटा ऐसे बोल देता कि मैं बोल देता pH, P निकालनी है किसके लिए, मैं कह देता अब की बार वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, ऐसा साल्ट है। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जैसे CH3CON ने, तो हमें रिएक्शन तो वीक पार्ट का लेना है, तो CH3CO का रिएक्शन जाएगा किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या बनेगा CH3CH, वीक एसिड बन गया, साथ में OH नेगेटिव बन गया। तो अब की बार OH निकल आएगा, तो जैसे H निकाला था यहां पर OH, हाँ साल्ट लिया है तो सॉल्ट में H यूज करना, तो क्या फार्मूला आएगा, वहां C अल्फा होता था यहाँ CH,
वहां होता था के ए इंटू सी, यहाँ आ जाएगा के एच इंटू सी। वहां होता था के ए अपॉन अल्फा, यहाँ आ जाएगा के एच अपॉन एच। और यहाँ के एच की वैल्यू क्या आएगी, देखो के एच निकालोगे तो के डब्ल्यू जो वीक है वो वाला लगाओगे, वीक क्या है आपकी बार, वीक एसिड है तो के ए आ जाएगा। ओवरऑल सोल्व करोगे, बिकॉज अब की बार वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, पीएच 7 से ऊपर आना चाहिए, तो 7 में प्लस आनी चाहिए वैल्यू, 7 में प्लस कर देना, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पी के ए, वीक वाले का के ए आ जाएगा, प्लस हाफ लोग सी। थ्योरी भी क्लियर, न्यूमेरिकल भी क्लियर, 7 से ऊपर आना है। अगर मान लो एक तीसरा केस क्या हो सकता है, दोनों वीक हो जाए, ये एक इंपॉर्टेंट केस है कि दोनों ही वीक हो जाए, वीक एसिड भी हो जाए और वीक बेस भी हो जाए। तो इसमें जो आपका आएगा वो के एच में दोनों चीजें आ जाएंगी, के एच इज इक्वल टू आ जाएगा के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी। दूसरी बात, वीक एसिड वीक है तो ये किस में लें अपने, जैसे CH3CONH4 ले लेते हैं, CH3CONH4 दोनों के वीक ले लिए, तो दोनों को वाटर से रिएक्शन कराओ, तो दोनों को वाटर से रिएक्शन कराओगे तो CH3COH प्लस NH4OH, ना तो H पॉजिटिव दिखाई दे रहा है ना OH, दोनों ही वीक हैं, तो ऐसे केसेस में एक सिंपल बफर हो गया, ये H और OH नहीं दिखाई दे रहा है, तो वीक एसिड और वीक बेस के साल्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल बफर हो जाता है। आपसे पूछे सिंपल बफर क्या है, तो आप बोलोगे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। इसका मतलब सिंपल बफर है तो पीएच कांस्टेंट आएगी, तो फार्मूला भी कांस्टेंट का आएगा, पीएच इज इक्वल टू केएच भी, देखो सी आ ही नहीं रहा है, सी डिपेंड ही नहीं करेगा, कंसंट्रेशन क्या डिपेंड करेगा, जब बफर बन गया तो कंसंट्रेशन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो पीएच इज इक्वल टू क्या आएगा, तो देखो अब 7 जो आप में डोमिनेंट हो जाएगा, ऊपर वाले दोनों मिला दो की ए बी, और ये प्लस था तो हाफ पी के, तो सी आया ही नहीं। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सॉल्ट होता है जिसमें कंसंट्रेशन का पीएच पर इफेक्ट ही नहीं आता, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस निकालना है, इससे निकाल लो, जो इन दोनों में डोमिनेंट होगा वो अपना पीएच 7 का दे देगा। और इसके बाद आपका आता है बफर, ये सिंपल बफर है, फिर बोल देते हैं मिक्स्ड बफर। पीएच कांस्टेंट कैसे बनी रहेगी, मिक्स्ड बफर, तो मिक्स्ड बफर हमेशा ध्यान रखना, मिक्स्ड बफर का मतलब होता है कोई भी वीक, सपोज वीक एसिड है प्लस इट्स कॉन्जुगेट, ये ध्यान रखना, वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट, ब्रोंस्टेड थ्योरी वाला। इसको कॉन्जुगेट को हम जनरली साल्ट भी बोल देते हैं, इट्स सॉल्ट, लेकिन होता एक्चुअल में कॉन्जुगेट है, वर्किंग जो है वो कॉन्जुगेट की है। जैसे एसिटिक एसिड एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो एक H कम हो जाएगा, तो रिएक्टिंग स्पीसीज तो ये है CH3COO नेगेटिव, लेकिन हम सॉल्ट की फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे K पॉजिटिव लिख दें तो इट्स सॉल्ट, तो हमें तो इससे मतलब है, इसलिए इसका पीएच निकालोगे जब भी, तो पीएच इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग, सॉल्ट का मतलब इसकी कंसंट्रेशन, तो आप सॉल्ट की बजाय आप ये रखा करो कॉन्जुगेट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की कंसंट्रेशन, पीएच कांस्टेंट रहेगी आपकी। देखो इधर से आ जाओ, अगर आपका वीक बेस भी तो हो सकता है, वीक बेस तो इसका कॉन्जुगेट लिखोगे आप, इट्स कॉन्जुगेट, अब ये कॉन्जुगेट एसिड होगा, ये बेस है तो ये इट्स कॉन्जुगेट बेस था, और ये बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड आ गया। जैसे वीक बेस ले लिया आपने अमोनिया, अब इसका कॉन्जुगेट या सॉल्ट लिखते हो आप, ऐसे लिखते हो ना NH4Cl, एक्चुअल में NH4Cl कुछ नहीं होता, रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होती है वो NH4 पॉजिटिव है, तो NH3 और NH4 पॉजिटिव में देखो एक H पॉजिटिव का डिफरेंस है, तो इसका कॉन्जुगेट आ गया। तो हमेशा जो रिएक्शन करता है वो उसका कॉन्जुगेट होता है, NH3 प्लस NH4OH, होती वाटर के साथ रिएक्शन है, तो इसलिए यहां पर PH ना निकल के POH निकलेगा, बेस है तो PKA ना आके PKB आएगा, लॉग कॉन्जुगेट जो भी आपका कॉन्जुगेट आया है मतलब NH4 पॉजिटिव अपॉन बेस, तो पीएच निकल आएगी। डायरेक्ट बफर हैं या आपको रिएक्शन देके बफर बना रखे हैं, अभी मैं कुछ प्रॉब्लम करते हैं अपने कुछ देर के लिए, तो उस प्रॉब्लम में कुछ चीजें आ जाएंगी। और इसका जो लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और होता है जो आता है सॉल्युबिलिटी के लिए, और इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सॉल्युबिलिटी एंड केएसपी। देखो एक तो कभी भी फार्मूला देख के सॉल्युबिलिटी नहीं निकालनी, एक इनमें रिलेशन निकालना। रिलेशन के लिए मैंने सिंपली एक बात बताता हूं, रिलेशन जब भी आपको निकालना हो, सपोज कोई साल्ट है AXBY, सिर्फ वाटर के अंदर आप निकालना चाहते हो, कोई अदर फॉरेन पार्टिकल नहीं है, AXBY, आप KSP और S में रिलेशन निकालना चाहते हो, डायरेक्ट लिखो ट्रिक में KSP, जितने कैटायन हो, जैसे A कैटायन है, कैटायन कितने X,
x की पावर x, जितने एनायन हो जैसे y की पावर y, सॉल्युबिलिटी और x प्लस वाई ऐड कर दो, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन शॉर्ट आउट है, रिलेशन निकालना है तो KSP इज इक्वल टू x की पावर x, y की पावर y, सॉल्युबिलिटी x प्लस वाई। जैसे एज एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, सपोज सिल्वर क्रोमेट Ag2CrO4, मुझे इसमें इसकी सॉल्युबिलिटी और KSP में रिलेशन चाहिए। तो देखो फार्मूला लिखो, Ag प्लस आयन है, ये 2 है, क्रोमेट आयन है, ये 1 है, तो क्या फार्मूला बनाओगे, KSP Ag के 2 आयन 2 का पावर 2, क्रोमेट का 1 आयन 1 का पावर 1, सॉल्युबिलिटी 2 प्लस 1, फार्मूला सारा बन गया आपका। इस फार्मूले में ये ध्यान रखना, जो सॉल्युबिलिटी लिखते हो आप, एस लिखते हो, ये हमेशा मोल पर लीटर में लेनी है, नहीं तो कन्वर्ट कर देना, मोल पर लीटर में नहीं दिया हुआ है तो कन्वर्ट कर देना। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए और जब भी आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी हो, अब ये तो हो गया KSP और S में रिलेशन, अब आ जाए आपका नोमेरिकल, और नोमेरिकल में सॉल्युबिलिटी निकालनी हो तो बेटा फार्मूले से कभी पता नहीं लगेगा, फार्मूले से आपको निकालनी पड़ेगी। और इस जब भी सॉल्युबिलिटी आएंगी वो 10 की पावर माइनस ऐसे कुछ आएंगी, तो जो सॉल्युबिलिटी निकालते हो इसका मतलब जो वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि माइनस में है ना, तो वो कम होगी सॉल्युबिलिटी। मान लो -10⁻⁻⁴, इसलिए जब भी हम निकालें तो ध्यान दें पावर पर, 10⁻⁻10⁻⁵ है, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा ये है, मोर है, ये पावर कम होगी तो मोर। तो जब भी हम सॉल्युबिलिटी करें तो हम फार्मूले से निकालेंगे। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको AgCl भी दिया और AgBr भी दिया और मैंने Ag2CrO4 भी दिया, इनके मैंने आपको KSP दे दिए जो भी है, और मैंने कह दिया इनकी सॉल्युबिलिटी बताओ किसकी कम या किसकी ज्यादा। तो बेटा देखते, फार्मूला देखते मत निकालना, ऐसा बहुत बार बच्चे फार्मूला देखते ही निकालते हैं, इससे ये कैलकुलेशन नहीं आएगा, कैलकुलेशन आएगा फार्मूले से। कैसे, इसका KSP जो भी होगा, एक कैटायन है 1 का पावर 1, एक एनायन है 1 का पावर 1, सॉल्युबिलिटी 1 प्लस 1, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या आएगी, अंडर रूट KSP। तो KSP देखना AgCl का, उसका अंडर रूट निकालना और वो सॉल्युबिलिटी आएगी। जैसे AgBr है, AgBr में सेम केस हो गया, KSP 1 का पावर 1, ब्रोमाइड है तो 1 का पावर 1, सॉल्युबिलिटी 1 प्लस 1, तो यहां भी सॉल्युबिलिटी क्या आ गई, ये सपोज S1 आ गया, ये सपोज S2 आ गया, तो अंडर रूट जो भी KSP होगा इसका। तो इन दोनों के KSP चेक करेंगे, उस KSP से हम सॉल्युबिलिटी निकालेंगे, उसकी पावर चेक करेंगे, जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी कम, जिसकी पावर कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो काफी मैथमेटिक्स है, इसलिए बच्चा उलझ जाता है। अब ये देखो Ag2CrO4, इसकी कंसंट्रेशन भी सेम दे दी, तो इसका KSP कैसे निकालोगे, अब 2 की पावर 2, सिल्वर 2 है और क्रोमेट आयन 1 है, 1 की पावर 1, सॉल्युबिलिटी 2 प्लस 1, तो KSP इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4 S3। तो देखो सॉल्युबिलिटी निकालोगे आप KSP बाई 4, फिर सॉल्युबिलिटी चेक करोगे KSP बाई 4 का पावर 1/3, अब कैलकुलेट करके फिर कंपेयर करोगे। अब सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत आता है, और बहुत बार बच्चे फंस जाते हैं। वो क्या करते हैं, 2-3 जगह प्रॉब्लम है। एक तो ये है कि सॉल्युबिलिटी निकाल के नहीं देखते, वो सीधा फार्मूला देखते हैं, उसके हिसाब से सॉल्युबिलिटी सोचते हैं। फार्मूले से सॉल्युबिलिटी पता नहीं लगेगी, आपको उसके KSP और S के रिलेशन से निकालनी हो। फार्मूले से ही होता तो KSP क्यों दिया जाता। हाँ, इन दोनों का KSP आप फिर भी कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि दोनों का सॉल्युबिलिटी का फार्मूला सेम है, अंडर रूट KSP चेक कर लो, उसे सॉल्युबिलिटी निकालो। उसमें भी क्या है, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करके भी देखते ही नहीं निकालना है, पावर चेक करनी है। जिसकी पावर ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, जिसकी पावर कम उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, मतलब वैल्यू कंपेयर करनी है आपको। Ag2CrO4 का करोगे तो सॉल्युबिलिटी निकाल के देखोगे। और ये सॉल्युबिलिटी जो ऊपर वाले फार्मूले मैंने बताए हैं बेटा, ये सब किसके लिए है, सिर्फ वाटर के अंदर है। लेकिन कभी भी कोई कॉमन आयन आ गया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी को फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जब भी आपका कॉमन आयन आ गया, कोई चीज मिला दी आपने इन कॉमन आयन और या इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जब भी बेटा आपका कॉमन आयन आएगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। वो ली शटलियर प्रिंसिपल है। सपोज AgCl है, अभी ऊपर लिया आपने, AgCl में सिर्फ कुछ नहीं डाला हमने, और AgCl है तो AgCl की सॉल्युबिलिटी इससे निकलेगी। यहां सॉल्युबिलिटी निकालोगे S1, ये आ जाएगी अंडर रूट KSP। लेकिन अगर सॉल्युबिलिटी इसी AgCl की, AgCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl, देखो कॉमन आयन आ गया ना, कॉमन आयन आ गया तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो निकलेगी KSP डिवाइडेड बाई जो आपका C आएगा। कैसे, क्यों, ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा।
तो सोलिबिलिटी निकालोगे आप, ये सपोज सोलिबिलिटी 2 है, तो कैसे आया? देखो आपका AgCl था, AgCl में Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव था, आपने इसमें HCl मिला दिया। अगर सिर्फ सोलिबिलिटी पहले थी तो S निकाल ली, लेकिन अब HCl मिलाने पर कॉमन आयन आ गया तो सोलिबिलिटी चेंज हो जाएंगी। सपोज अब S डैश होगी, ये S डैश होगी, और HCl की C कंसेंट्रेशन है, ये C कंसेंट्रेशन, ये C कंसेंट्रेशन, तो KSP इज इक्वल टू डिराइव करेंगे तो ये आएगा ना, ऊपर तो ट्रिक सिखाया था मैंने, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो KSP इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव आयन की कितनी आ गई सोलिबिलिटी, S डैश या S2 जो भी ले लो, S2, और इसकी कितनी आ गई, S2 प्लस C, लेकिन C तो बहुत ज्यादा है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए। तो KSP कितना आ गया मेरे पास, KSP आ गया, अब जो सोलिबिलिटी है बाई C, तो अब जो S2, इसलिए मैंने बोलता है S2 जो सोलिबिलिटी निकलेगी वो KSP को C से डिवाइड करेंगे तो आएगी, तो ऊपर वाले से तो कम ही आएगी, इसका मतलब S1 तो क्लियर हो गया, ग्रेटर देन हो गया S2, S1। अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करें, इसी AgCl का सोलिबिलिटी निकालो इन अमोनिया, इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, अगर अमोनिया में निकालोगे तो क्या होगा बेटा कि AgCl प्रेसिपिटेट, जब सोलिबिलिटी देगा तो Cl नेगेटिव देगा, लेकिन आपने जैसे ही अमोनिया डाला तो अमोनिया कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने लग जाएगा Ag से, तो ये बना देगा AgNH3 का ट्वाइस, तो Ag रिमूव होते जाएंगे तो इक्विलिब्रियम आगे बढ़ता जाएगा, तो AgCl ज्यादा से ज्यादा मिलता जाएगा, तो H3 की सोलिबिलिटी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इंक्रीज होगी, कॉमन आयन में सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी, किससे, वाटर के कंपैरिजन, अकेले के कंपैरिजन में अगर कोई कॉमन आयन वाला मटेरियल डालोगे तो सोलिबिलिटी डिक्रीज, और अमोनिया डालोगे तो इसका मतलब S3 तो सबसे ज्यादा आ गई S1 से। तो सोलिबिलिटी वाले जो केस हैं उन पर आपने स्पेशली ध्यान देना है कि आपने कैलकुलेट करके निकालना है, सीधा नहीं निकालना, सीधा निकालोगे तो गलती के चांसेस रहते हैं इसके अंदर। देखो बेटा अब कुछ हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम शेयर करते हैं अभी हम। तो कुछ प्रॉब्लम देखो, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी आती जाएंगी तो वो भी देखते जाएंगे हम। सपोज ये हमारे पास प्रॉब्लम है, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है K इज इक्वल टू 10-3 अप्रोक्स, और इसमें ये रिएक्शन दे रखी है HPO4 2 नेगेटिव एक्वस है, HCO3 एक्वस। ये इक्विलिब्रियम बन के बना रहा है आपका H2PO4 नेगेटिव प्लस कार्बोनेट है। इनमें हमें ये बताना है कि स्ट्रोंगेस्ट कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, स्ट्रोंगेस्ट कॉन्जुगेट बेस, which is the strongest conjugate base। क्या आंसर बताओगे, देखो बेटा बताओ, स्ट्रोंगेस्ट कॉन्जुगेट बेस इस रिएक्शन, सर HCO3 माइनस HCO3 नेगेटिव। HCO3 नेगेटिव। अब देखो बेटा, अब क्वेश्चन क्या था, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें यहाँ कराऊंगा तो कुछ जरूर लोचा होगा उस क्वेश्चन में, सीधा सीधा नहीं होगा। देखो अभी क्या है कि अगर मैं आपको K की वैल्यू नहीं देता किसी रिएक्शन में, जब K की वैल्यू नहीं गिवन होती है तब क्लियर होता है कि जो भी आप रिएक्शन बनाते हो, जो भी जैसे भी रिएक्शन बनाते हो आप, उसके अंदर स्टार्टिंग वाले स्ट्रोंग होते हैं, दूसरे वाले बेस होते हैं। जैसे मान लो मैं रिएक्शन ऐसे दे देता हूँ HCl प्लस CH3CH, रिएक्शन दे दिया मैंने Cl नेगेटिव और CH3
COOH2 पॉजिटिव। सपोज ये रिएक्शन दे दिया बेटा, इसमें मैंने K नहीं दिया, K नहीं दिया होता है तो तब हम यही डिसाइड करके चलते हैं कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलेंगे, रिएक्शन आगे ही जाएगी। जब फॉरवर्ड में डालते हैं तो यहां पर क्या कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी लगाते हो तो हमेशा वाले आगे वाले स्ट्रॉन्ग लेके चलते हैं, इधर वाले वीक लेके चलते हैं। क्लियर? आगे वाले स्ट्रॉन्ग, इधर वाले वीक। और स्ट्रॉन्ग में भी जो एसिड, जो H पॉजिटिव दे रहा होगा वो एसिड, जैसे ये जो होगा ये एसिड हो जाएगा, और एसिड और जो H देने के बाद कम H वाला होगा वो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, कॉन्जुगेट बेस। तो HCl का कॉन्जुगेट बेस Cl नेगेटिव हुआ, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, वीक बेस हुआ। ऐसे ही ये जो CH3COH H पॉजिटिव ले रहा है तो ये बेस है, ब्रोंस्टेड बेस है, और इस बेस का कॉन्जुगेट ये जिसमें H पॉजिटिव इससे ज्यादा आ रहा है ये इसका कॉन्जुगेट एसिड आ रहा है। तब आप सही थे। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता तो आप सही थे, अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा होता। लेकिन अब देखो, अब उसने हमें क्या है, K की वैल्यू दे दी, और K की वैल्यू देखो बहुत कम है, 10 की पावर -3 है। -3 का मतलब है रिएक्शन इधर नहीं लेनी। अगर मैं यहाँ K की वैल्यू 10⁻³ कर देता तो रिएक्शन आगे जा रही होती, 1000 होता, लेकिन K 10-3 है तो हमें कंसीडर इधर करनी है, मतलब रिएक्शन जाने का डायरेक्शन मिल गया हमें। तो जब आपका K गिवन हो तो K गिवन होगा तो रिएक्शन इधर जाएगी, समझ गए? इधर जाएगी तो इसका मतलब इधर वाले स्ट्रॉन्ग हो गए, इधर वाले स्ट्रॉन्ग और इधर वाले वीक हो गए। हाँ, बाकी कॉन्सेप्ट वही है कि इसका मतलब ये देखो, ये H दे रहा है तो ये एसिड हो गया, और ये इसमें ये H ले रहा है तो ये बेस हो गया। वो तो वैसे ही चलेगी एसिड बेस थ्योरी, एसिड बेस। अब ये एसिड है, H दे के ये क्या बना देगा, कॉन्जुगेट बेस, और इसका ये आ जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी वही है, लेकिन अब K डिसाइड करेगा कि स्ट्रॉन्ग इधर वाले लें या स्ट्रॉन्ग इधर वाले लें। K 10-3 है तो बैक चलो, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इधर वाले लेंगे। तो आंसर देखो क्या निकल आया। अब क्या दोगे आंसर इसमें? आपसे पूछा था कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गेस्ट, तो कार्बोनेट हो जाएगा बेटा। अब के केस में आपका कार्बोनेट आएगा। नई रिएक्शन होता तो इधर से ही डिसाइड करते, फॉरवर्ड से बैकवर्ड। लेकिन K की वैल्यू दी हुई हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस जो है वो तो पहले डाल दो, आप जो डालने हैं वो तो डाल दो। मतलब अब इस रिएक्शन को, आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में आता तो कैसे सोल्व करते, पहले आप जो एसिड बेस है वो लिख देते, आप जो भी आपका एसिड बेस है, आपका यही तो था HPO4। आपने जो आंसर दिया वो कब सही होता, जब K की वैल्यू नहीं दे रखी होती। ये लिखा है उसने हमें एग्जाम में, ये दे दिया H2PO4 नेगेटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव, उसने एग्जाम में ये दे दिया। ये तो क्लियर है ना, HPO4 इससे H ले रहा है और ये H दे रहा है, तो इसका मतलब ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया। क्लियर हो गया? इस एसिड का कॉन्जुगेट ये हो गया, एसिड में एक H कम है तो ये एसिड है, तो ये बेस हो गया, तो कॉन्जुगेट बेस हो गया। ये भी क्लियर हो गया, कॉन्जुगेट बेस। और इसमें ये बेस है तो इसका ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन अगर सिर्फ इतना ही होता कि हमें बताना होता कि कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, तब तो हम कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गेस्ट जो आप आंसर दे रहे थे वो होता। लेकिन उसने हमें क्या क्या दे दिया कि इस रिएक्शन का K का वैल्यू जो है वो आपका 10⁻³ है, मतलब लो है, वेरी लो है। लो का मतलब 1/1000 है, पीछे की तरफ रिएक्शन जा रही है, तो इसका मतलब रिएक्शन इधर जा रही है, तो इधर वाले स्ट्रॉन्ग लेंगे और इधर वाले वीक लेंगे। तो हमें कॉन्जुगेट बेस लेकिन स्ट्रॉन्ग बनाता था, कॉन्जुगेट बेस ये भी था, और इधर से देखते तो ये भी बेस बन जाता, लेकिन स्ट्रॉन्ग देना है तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। योर आंसर विल बी, देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन एक प्लस माइनस इसके अंदर था, अप्स एंड डाउन थे, हाई एंड लो रहता है एग्जामिनेशन में हमेशा। जो हम पढ़ते हैं उससे थोड़ा बहुत इधर उधर एग्जामिनर कर देता है। सर हाँ बोलो। सर, ये जो रिएक्शन है पीछे की तरफ जा रही है, तो हाँ। इसमें सर H2PO4 नेगेटिव को हम एसिड ले रहे हैं और CO3 2 नेगेटिव को हम बेस ले रहे हैं, ठीक है? तो फिर सर उसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो उनके वीक और स्ट्रॉन्ग के हिसाब से होगा ना? नहीं, वीक और स्ट्रॉन्ग के हिसाब से नहीं होता। इसमें क्या होता है कि रिएक्शन तो यही है भाई, इक्विलिब्रियम जो है वो गया तो यहां से है आगे, लेकिन फाइनली क्या है, इक्विलिब्रियम जो है अटेन आ गया, उसमें ये ज्यादा पड़े हैं, कहने का मतलब ये ज्यादा पड़े हैं, रखे हुए ये ज्यादा है। तो जो एसिड बेस सिलेक्ट करना है वो पहले जो हमारी जनरल थ्योरी है उसी के अकॉर्डिंग करना है।
लेकिन फाइनली ये देखना है कि कौन सी चीजें ज्यादा रखी हुई हैं। है तो यही, बेस यही होगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड यही होगा, एसिड यही होगा, कॉन्जुगेट बेस यही होगा। क्लियर। अब हमने क्या दे दिया, ये वाली वैल्यू दे दी 10-3। इससे हमें ये पता लगेगा कि जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, के यही होगा ना, के इज इक्वल टू क्या होगा, H2PO4 नेगेटिव और CO3 2 नेगेटिव डिवाइडेड बाई के, तो यही रहेगा ना, के का एक्सप्रेशन बनाओगे तो यही रहेगा। यस सर। अब क्या है कि इस वैल्यू का मतलब ये है कि ये चीजें लेस है और ये चीजें ज्यादा है, ये 1 है दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये 1000 है। इसका मतलब ये ज्यादा आ रही हैं, जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम है उस टाइम पे ये चीजें ज्यादा रखी हुई हैं, इसलिए ये ज्यादा रखी हुई हैं। तो हम ये कहेंगे कि इधर वालों से इधर ज्यादा बन रही है, तब हम डिसाइड करेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है। अदरवाइज तो है ही, के नहीं होता, ये तो क्वेश्चन बना दिया ना उसने, के नहीं होता फिर तो क्लियर ही है, इधर वालों को स्ट्रॉन्ग लेते इधर वालों को वीक लेते, जो जनरली पढ़ते हैं। क्लियर। यस सर। देखो मैं एक दूसरा प्रॉब्लम आपको फिर दे रहा हूं। ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम अभी मेरे पास थी, कहीं से आई थी किसी बच्चे की। देखो ये प्रॉब्लम दे दी मैंने एक, चलो ये पहले ये आ गया, ये कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम मैंने दे दिया, ये PCl5 है आपके पास और PCl5 है 1 लीटर वेसल्स के अंदर है, क्लोज वेसल्स होगा, ये तो क्लियर है, इक्विलिब्रियम क्लोज में होते हैं। इनिशियल प्रेशर ऑफ जो है हमारे पास PCl5 प्रेजेंट इन 1 लीटर है एट 200 केल्विन टेम्परेचर पर, हमारे पास 2 atm है, इनिशियल प्रेशर 2 atm एट इक्विलिब्रियम प्रेशर। अब जब इक्विलिब्रियम आ गया, अब नो डाउट कि इक्विलिब्रियम जो बनाओगे वो PCl3 + Cl2 से बनाओगे आप। अब PCl3 Cl2 से बनाओगे तो इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है, इक्विलिब्रियम द प्रेशर इज इंक्रीज टू 3 atm। इक्विलिब्रियम प्रेशर जो आ गया आगे, फाइनल प्रेशर जो आ गया वो 2 से बढ़ के 3 हो गया। इनिशियल प्रेशर आ गया PCl5 का 1 लीटर वेसल्स में, एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर इंक्रीज टू 3 atm विद टेम्परेचर टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दिया, 3 atm आ गया और टेम्परेचर कर दिया उसने 200 केल्विन से 250 केल्विन कर दिया, टेम्परेचर भी बढ़ा दिया उसने। आपको बताना है कि द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, अल्फा निकालो। कैलकुलेट करो जरा, ट्राई करो। ध्यान देना, पहले प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, बाद में फाइनल प्रेशर दे दिया, इक्विलिब्रियम प्रेशर 3 atm आ गया। तो अल्फा कितना हो सकता है? कुछ आइडिया आ रहा है? चलो मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं। इसमें ध्यान क्या रखना है आपको कि आपके पास पहला प्रेशर 2 atm है और टेम्परेचर 200 केल्विन है, और इधर जो प्रेशर है PCl3 Cl2 के बाद आपका प्रेशर तो 3 atm दे दिया है, लेकिन टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दिया बेटा। तो आप क्या करोगे, जो जर्नल निकाल लो,
अल्फा निकालोगे, जनरल जो अल्फा निकालोगे। अब इसमें आपको ये रिएक्शन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक है ये पता करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो बस इतना है कि जो जनरल निकालो, बिकॉज ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे अल्फा बढ़ता है, तो जनरल निकालोगे तो ऑप्शन के हिसाब से सोल्व होगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो बहुत हाई जाएगा। तो जो आए उससे टेम्परेचर हमने 200 से 250 किया, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो अल्फा थोड़ा सा आपने इंक्रीज कर देना है। इसके अंदर अल्फा का वैल्यू जो हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। PCl5, PCl3, Cl2, दो चीजें हैं। अब हम इसको अल्फा की टर्म में निकालते हैं, तो स्टार्टिंग का टेम्परेचर 2 atm 1 लीटर वेसल्स दे रखा है, तो आप नंबर ऑफ मोल इनिशियल निकाल लो। नंबर ऑफ मोल निकाल के आप यूज कर सकते हो, या प्रेशर की टर्म में पहले निकाल लो, आप प्रेशर की टर्म में कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर K करेंगे, हमारा K तो दोनों ही केसेस में सेम रहेगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो क्या कर सकते हैं हम, देखो अगर ये होता है कि हमारे पास 1 लेके चलते तो 1 माइनस अल्फा, ये होता है अल्फा, ये अल्फा, एक तो K ये आ गया। अब हमें दूसरा K यूज करना है 250 में, तो सेकंड K निकाल लो। लेकिन K टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है, तो अगर हमारे पास, इसलिए मैंने कहा है कि न्यूमेरिकली सोल्व करो तो बड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि लॉग का रिलेशन क्या होता है, लॉग K2 अपॉन K1 डेल्टा H अपॉन 2.303 डेल्टा H रिएक्शन में उसने गिवन होना चाहिए था, तब डेल्टा H की तरफ जाते, तो कैलकुलेशन वाला तो दिया ही नहीं है। तो आप अल्फा निकालो, अल्फा से एक आंसर ऐसा होगा जो आपका इससे ज्यादा आ जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अल्फा निकालो एक से ही। मैं आपको ये डेल्टा H दिया होना चाहिए था, डेल्टा H क्यों नहीं दिया उसने, कि डेल्टा H के बगैर निकालोगे कैसे, K नहीं होगा तो कैसे निकालोगे, निकाल सकते हो क्या, K 2 atm PCl5। तो क्वेश्चन कहीं थियोरेटिकली तो नहीं है, इसका मैं देखता हूँ डेल्टा H दिया था नहीं दिया था इसने। हाँ ये क्वेश्चन था आपका। तो इसमें दिया हुआ था इनिशियल प्रेशर ऑफ 5Cl5 प्रेजेंट इन 1 लीटर vessels at 200 Kelvin is 2 atm. At equilibrium pressure increase to 3 atm, बाद में 3 atm कर दी। हाँ, और increase atm with temperature increase 250, the percentage dissociation of PCl5 at equilibrium। तो उसने ऑप्शन इस टाइप से दे दिए भाई, उसने डेल्टा H नहीं दिया हमें, ऑप्शन इस टाइप से दे दिया कि भाई 30% होगा या 60% होगा, 0.2% होगा या आपका 20% होगा, ऐसे दिया है। तो इस कैलकुलेशन से आप निकालना है, तो इस कैलकुलेशन से निकालना है तो डेरिवेशन करना पड़ेगा आपको। डेरिवेशन निकलना पड़ेगा, Ka इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, तो ये 1 माइनस अल्फा अल्फा हो गया,
और इसके बाद अगर टोटल निकालेंगे तो 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा, ये क्या हो जाएगा इसका, इतने टोटल इतने, तो पार्शियल प्रेशर करोगे तो P, तो अल्फा इज इक्वल टू, देखो तरीका बता रहा हूं मैं, 1 प्लस एल्फा इंटू पी, ये फाइनल प्रेशर जितना भी आएगा, अल्फा इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू पी। तो यहां से के का एक्सप्रेशन निकलेगा आपका, प्रॉब्लम थोड़ा लंबा है, तो के की वैल्यू निकालोगे, जो भी किया है के पी इज इक्वल टू, ये यहां से आ जाएगा, तो अल्फा पी 1 प्लस एल्फा, इधर अल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा इंटू पी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एल्फा इंटू पी अपॉन 1 प्लस एल्फा, 1 प्लस एल्फा से 1 प्लस एल्फा कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, अल्फा पी का स्क्वायर, अल्फा एक पी से पी भी कैंसिल हो गया, अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 प्लस एल्फा, 1 माइनस एल्फा मतलब 1 माइनस एल्फा स्क्वायर आ गया, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर आ गया। तो यहां से क्या करो, अल्फा निकालो, के पी सपोज कांस्टेंट है आपका, तो आप अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 कर लेना इसको, अल्फा स्क्वायर 2p, यहां से हम कंपेयर कर लेंगे, तो 280 में आ गया। 1 लीटर के अंदर अब दे रखा है, देखो अल्फा निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल से, इनिशियल नंबर ऑफ मोल कितना है, प्रेशर हमें दे रखा है 2 atm, और बाद में कहता है इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर इंक्रीज टू 3 atm, तो प्रेशर का चेंज हमें पता लग जाएगा, प्रेशर दे रखा है पीपी, और अल्फा और पी का रिलेशन भी यहां से निकाल सकते हैं, कितना अल्फा, द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है हमें अल्फा कितना गया है, और उससे जो टेम्परेचर 250 किया है तो जितना हो उससे थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, तो इसको अप्रोक्सीमेट कर लो, इसको छोड़ दो, अल्फा नेग्लिजिबल कर लो, अल्फा नेग्लिजिबल कर लो तो लोगे, अगर देखो इसमें आंसर में ना थोड़ा सा ये 0.2 भी है 20 भी है, अगर 10% से ऊपर हुआ तो फिर हमें ये अल्फा कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर अल्फा हमें निकालना पड़ता है। हेलो हाँ सर, 20% आ रहा है अल्फा, हाँ 10% से ऊपर है। 10% से ऊपर आ रहा है तो फिर ये अल्फा यूज होगा हमारा, मतलब इसलिए वैसे आंसर से पता ही लग रहा था ऑप्शन से, 1.2 है 1.20 जा रहा है, तो इसलिए इसने 0.2 होता तो ये अल्फा नेग्लेक्ट होता, तो इसलिए ये आंसर भी दिया है इसने 0.2, तो नेग्लेक्ट नहीं करना है, 20% पे जाना है। दूसरा देखो इसमें, ये प्रॉब्लम देखो, एक इसमें कह रहा है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ सर्टेन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अबो 11.2 CO2, तो ये किया हुआ है पहले बनाया हुआ। एक देखो ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, मतलब इन दिनों में एनटीए पे भी देख रहा हूं आ रहा है, काफी अच्छी प्रॉब्लम है ये। आपने ये एग्जांपल किया होगा N2 प्लस 3H2 2NH3, और उसने बोला है कि डेल्टा H इसका नेगेटिव है, डेल्टा H इसका नेगेटिव आ रहा है, अगर ये T1 टेम्परेचर पर स्टडी की रिएक्शन, और अमोनिया हमने बनाया, कुछ अमोनिया बन गया, सपोज ये अमोनिया बन गया T1 टेम्परेचर पर, प्रोडक्ट पहले 0 था, बाद में ये बन गया, अब हमने क्या कर दिया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, निकाल लेता हूं, इसका ग्राफ है, हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इसमें कहता है कि परसेंटेज, ये क्वेश्चन था, परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया, जो रिएक्शन है गिवन है, इसमें दे रखा है ये ऐसे, परसेंटेज यील्ड,
इधर टाइम दे रखा है, टाइम के साथ ये ग्राफ आया। कहता है इफ दिस रिएक्शन इज कंसिडर्ड एट P1 T2 टेम्परेचर। अब अगर हम T2 पे कंसिडर करते हैं, एट T2 ग्राफ कैसा आएगा, एट T2 टेम्परेचर, और T2 जो है ग्रेटर देन T1 है, टेम्परेचर बढ़ा दिया इस रिएक्शन के लिए, तो परसेंटेज यील्ड के लिए ग्राफ कौन सा ठीक होगा, परसेंटेज यील्ड के लिए ग्राफ कौन सा ठीक आएगा T2 टेम्परेचर के लिए। और उसके लिए उसने अपने को ग्राफ दे दिया सपोज, और 4 ग्राफ दे दिया, हमें ग्राफ सिलेक्ट करना है। तो ग्राफ सिलेक्ट करना है, कहता पहला ये परसेंटेज यील्ड है आपके पास, ये टाइम है। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है बेटा ये। देखो पहला ग्राफ तो कहता है जो पहले वाला आपका सपोज T1 तो ये था ही, अब मैंने क्या कर दिया, कहता T2 का ग्राफ दे दिया, तो T2 का ग्राफ ये होगा, या पहले वाला ग्राफ आपने दे दिया, पहले वाला ग्राफ ये आया T1 का, तो जो T2 का ग्राफ है वो कह रहा है T2 का ग्राफ ये वाला आएगा, या फिर उसने बोला कि अगर थर्ड देखें तो T2 का ग्राफ ये वाला होगा, और अगर हम फोर्थ देखें तो सपोज T1 ये आ गया और T2 ये आ गया। तो बताओ ग्राफ कौन सा करेक्ट है। रिएक्शन ऊपर दे रखी है आपको, बहुत ही ट्रिकी प्रॉब्लम है सर रिएक्शन ये। हाँ परसेंटेज वही ग्राफ है, परसेंटेज यील्ड का ग्राफ है कि N2 + 3H2 2NH3 एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और टेम्परेचर पहले T1 पे ग्राफ दे दिया। अब अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो परसेंटेज यील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, कौन सा ग्राफ सही करेक्शन दे रहा है। सर सी लग रहा है, ई परसेंटेज ऑफ यील्ड कम हो जाएगी। ये आ रहा है सी आ रहा है। समी तुम क्या सोच रहे हो। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना। हाँ रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे टेम्परेचर से कांस्टेंट कम हो जाता है। ठीक है हेलो हाँ सर, सी और बी में से डाउट आ रहा है। बिल्कुल सही बेटा। अमोनिया फॉर्मेशन किसी एक मॉडरेट टेम्परेचर से होती है, लो टेम्परेचर पे नहीं होती, पर लेकिन उसका डेल्टा एस नेगेटिव है तो लो टेम्परेचर भी फेवर करता है, इसलिए बिल्कुल doubt आ बेटा, रहा है। आई लाइक योर आंसर कि आंसर इन दोनों में से सर होना चाहिए। पहली बात यही होनी चाहिए थी भाई। हम अगर थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से सोचते हैं तो जो एक बच्चा आंसर दे रहा था बिल्कुल सही था कि अगर एक्सोथर्मिक से सोचते हैं तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे T2 ग्रेटर देन T1 है, तो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से T2 ग्रेटर देन T1 है, तो ये क्लियर है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो परसेंटेज यील्ड डिक्रीज होगी, है ना। लेकिन बेटा परसेंटेज यील्ड डिक्रीज तो एट इक्विलिब्रियम पे होगी ना। तो इसका मतलब पहले तो इक्विलिब्रियम जहां आया है, जैसे ये आ गया जहां पर कांस्टेंट हो गया है वो चीजें, वहां चेक करो। तो कांस्टेंट के हिसाब से देखें तो यहां भी T1 ऊपर है T2 नीचे है, यहां भी T1 ऊपर है T2 नीचे है। तो इसका मतलब फाइनल एट इक्विलिब्रियम पर दो ग्राफ हमें सपोर्ट कर रहे। दूसरी बात देखो उसने क्या मिला दी, केमिकल काइनेटिक्स मिला दी कि जब आप टेम्परेचर स्टार्ट करोगे तो रेट कांस्टेंट भी पे भी तो इफेक्ट आएगा। जब जैसे ही टेम्परेचर स्टार्ट करोगे तो ये इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है बेटा, इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज इफेक्ट आ जाएगा, मतलब रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में बड़ी तेजी से अमोनिया बनने लगेगा। तो अगर आप स्टार्ट देखोगे, बिगिनिंग देखोगे, तो बिगिनिंग केमिकल काइनेटिक्स से सपोर्ट करना है आपको। बिगिनिंग में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो के जो कांस्टेंट है वो भी तो K1/K2 का रेशियो है। ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने के बाद की बात है, ये स्टार्टिंग की बात है K1 K2। तो K1 भी बढ़ेगा K2 बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही रिएक्शन हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी टक्कर बढ़ जाएगी, कॉलिजन बढ़ जाएगा स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में अमोनिया बनना ज्यादा स्टार्ट होगा, लेकिन जब जाते जाते जैसे ही जब जाके इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा तब यील्ड कम हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में तेजी से बढ़ेगी ड्यू टू केमिकल काइनेटिक्स, और लास्ट में जाके कम हो जाएगी। तो लास्ट वाला पॉइंट तो यहाँ सपोर्ट हो गया। तो स्टार्टिंग में जो ये है ना, ये गलत है। इसका मतलब स्टार्टिंग में ये सही है, देखो ज्यादा बन रहा है परसेंटेज यील्ड, स्टार्ट तो ज्यादा तेजी से करेगा, कोलिजन बढ़ने लगेंगे। तो ये बात कहां से है, ये रेट इंक्रीज होने से। और ये वाली चीज जब आपका कांस्टेंट आ गया है, ये आपकी मतलब, इसीलिए तो मैंने स्टार्ट ही यहीं से किया था आज का टॉपिक, ये केमिकल काइनेटिक्स है।
और ये आपका इक्विलिब्रियम। तो लास्ट ग्राफ देखोगे वो क्लियर है, वो आप जो कह रहे थे एक्सोथर्मिसिटी वाली बात, लेकिन वो तो एट इक्विलिब्रियम, प्रायोरिटी इक्विलिब्रियम लास्ट की बात होती है। और स्टार्ट की बात अलग है। स्टार्ट तो रेट ऑफ रिएक्शन से बनेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऊपर आएगा पहले T2 का ग्राफ, चाहे कोई हो, एक्सो हो चाहे एंडो, उससे कोई फर्क ही नहीं होना, तो के तो इंक्रीज ही होने। क्लियर? तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर बेटा आपका ये वाला आ जाएगा, K2। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से क्या है कि अगर बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आ जाएं नेक टू नेक तो ध्यान रखना है आपने। तो बेटा लेट्स सी फॉर नेक्स्ट। तो अभी मैं क्लोज कर रहा हूं इसको। तो नेक्स्ट जो है अभी हम ये थर्मो और इक्विलिब्रियम के कोई क्वेश्चन भी डाल दूंगा, देख लेना आप, कुछ क्वेश्चन अच्छे से मिले तो मैं डाल दूंगा इसमें बीपीपी में। सर हाँ बोलो बेटा। सर एक बार सर सॉल्युबिलिटी का सर प्रेसिपिटेशन से एक बार रिलेशन बता दीजिए। सॉल्युबिलिटी का प्रेसिपिटेशन से रिलेशन देखो बेटा, कोई भी अगर साल्ट डिजोल्व करते हैं हम, मान लेते हैं कोई ए बी साल्ट है, वाटर में डिजोल्व करते हैं हम वाटर में, तो ए बी सॉलिड है। ये क्या है कि ए बी को सॉलिड को जैसे डालेंगे एक लिमिट तक डिजोल्व होता जाएगा, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, एक लिमिट आ जाएगी। उस लिमिट के बाद अगर आपने और एक्स्ट्रा सॉलिड डालते गए तो वो ए बी जाके वापस ए पॉजिटिव आयन बी नेगेटिव आयन ए बी सॉलिड बनाने लगेगा और वो प्रेसिपिटेट बनाने लग जाएगा। तो किसी भी टाइम पे किसी भी साल्ट के आयन का जो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है उसको बेटा हम आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। आयनिक प्रोडक्ट मतलब ए प्लस आयन की कंसंट्रेशन एट एनी टाइम इनटू बी नेगेटिव आयन एनी टाइम। और AIP और एक होता है KSP, मतलब जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है तब A की कंसंट्रेशन। तो A पॉजिटिव इक्विलिब्रियम और B नेगेटिव इक्विलिब्रियम जब स्टेब्लिश हो जाता है तब A और B की क्या कंसंट्रेशन होती है। अब अगर आपने ये जब लास्ट लिमिट आ गया, इससे ज्यादा AB ले लिया, इससे ज्यादा आयन बनने लग गए, तो वापस जाके AB बना देंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर IP KSP से कम है, जितना KSP ये कांस्टेंट वैल्यू है, इससे कम है तो वो सोल्यूबल होता रहेगा। IP बराबर पहुंच जाए KSP के तो इक्विलिब्रियम हो गया, और IP की वैल्यू ग्रेटर देन आ जाए KSP, आयन की कंसंट्रेशन जितनी आनी चाहिए उससे ज्यादा आ जाए, तो इसका मतलब वो एक्स्ट्रा जितना होगा वो नीचे बैठने लग जाएगा, PPT बन जाएगा। सपोज इन दोनों की कंसंट्रेशन का KSP प्रोडक्ट कांस्टेंट है 4 है, लेकिन अभी भी इन दोनों की कंसंट्रेशन जो IP आ रही है वो आ रही है मान लो 3, दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट तो 4 नहीं अप्रोच हुआ है ना अभी, तो 4 तक तो वो सोल्यूबल होता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने IP मान लो 5 हो गया, मेरा आयन की कंसंट्रेशन 5 आ गई दोनों की, तो KSP से ज्यादा हो गया IP का वैल्यू। तो IP का वैल्यू जब ज्यादा हो गया, ये सपोज IP हो गया और ये आ गया, इतना होना है, इससे ज्यादा हो गया तो ये छोटा होना चाहेगा। छोटा होने का मतलब K इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही तो होता है, तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में मतलब बैक चलने लग जाएंगे, सॉलिड बन के नीचे बैठने लग जाएगा। तो जब IP की वैल्यू KSP से किसी की ज्यादा आ जाती है, आयनिक प्रोडक्ट आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट KSP जो फिक्स वैल्यू उससे ज्यादा आ जाता है, तब PPT फॉर्म होता है। क्लियर? यस सर। ग्राफ वाला क्वेश्चन दोबारा से बता दो। ग्राफ वाला पहला जो है केमिकल काइनेटिक्स से करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यील्ड पहले तेजी से बढ़ने लगेगा, और लास्ट वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश आ जाएगा तो K जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका यील्ड कम हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में ज्यादा लास्ट में कम। स्टार्टिंग केमिकल काइनेटिक्स से होगा, लास्ट फाइनल इक्विलिब्रियम बन गया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। मतलब पूरी रिएक्शन में ऊपर वाला ऊपर ही नहीं रहेगा, टेम्परेचर नहीं रहेगा। पहले देखो T2 टेम्परेचर है, उसके वाला पहले ऊपर जाएगा, लास्ट में जाके फिर नीचे हो जाएगा T1 से, क्योंकि यहाँ थर्मोडायनेमिक्स लगेगी मतलब इक्विलिब्रियम लगेगा, और यहाँ पर जो है वो केमिकल काइनेटिक्स लगेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यील्ड बढ़ेगी पहले, लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा तो यील्ड कम आ जाएगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पीछे चली जाएगी रिएक्शन। क्लियर? यस सर। ओके बेटा, अभी लीव कर रहा हूं मैं, फिर आपका दूसरा क्लास भी होगा।